अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि वो बाहर निकलती कोई उजलत में अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है? उसने अंदर दाखिल होने वाले को अपने बाजू में खींच लिया। बाबा आपको बुला रहे हैं। वो क्यों? मुझे क्या पता, आप खुद जाएं और पूछें। अच्छा साहब जाती हूँ, उसने हंसते हुए साद के बालों को छेड़ा। अम्मा किधर है? उसने पीछे मुड़कर पूछा। वो भी उनके पास है। वो सर हिलाती आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। उसने दरवाजे से ही सलाम किया तो अम्मा बाबा दोनों ने ही जवाब दिया, जी बाबा। उसने अपने बुलाए जाने की वजह दरियाफ्त की तो उसका बाप जैसे चौंक कर उसे देखने लगा। आपने मुझे बुलाया था? उसने एक बार फिर पूछा तो उसके बाप ने उस पर एक गहरी नज़र डाली और फिर अपनी बीवी को देखने लगे जो सर झुकाए बैठी थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो अम्मा की उड़ी उड़ी रंगत वाले चेहरे को गौर से देखने लगी, लेकिन उनके चेहरे से कुछ भी अखज़ न कर सकी तो उलझ कर रह गई। एतवार को तुम्हारी शादी है, उसके बाप ने उसके सर पर जैसे भौंक दे मारा। मुस्तफ़ा के साथ अगले एतवार को उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। अब जाओ बाबा, बस अब जाओ। उन्होंने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका तो वो उल्टे कदमों वापस मुड़ी। दहलीज पर उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। हेलो मुस्तफ़ा। यस, मैं माहा बात कर रही हूँ। जी। वही हमेशा का ठहरा सर्द और अधूरा लहजा उसके अंदर को भी सर्द कर गया। मुझे आपसे कुछ कहना था। वो भी सर्द लहजे में बोली, कहिए। फ़ोन पर नहीं, किसी और जगह। मैं मसरूफ़ हूँ। वही सर्द जवाब आया। आपका वक्त नहीं ज़ाया होगा। उसने दांत कुचकुचाकर माउथ पीस को घूरा। लेकिन मैं फारिग नहीं हूँ। आप समझते क्या हैं खुद को? मेरी ज़िंदगी का सवाल है और आपके पास वक्त नहीं है। क्या बात है? बात आप खूब जानते हैं। मैं 10 मिनट बाद आपके यहाँ आता हूँ। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुने। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा साहब। उसका चिल्लाना बेसुध हो गया। मोबाइल ऑफ हो चुका था। बेअख्तियार उसकी आंखों में तैरता पानी गालों पर लुढ़क आया। वो दीवार के साथ सर टिकाए रोने लगी। उस पल उसे अपनी सगी माँ बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। सौतेली ने तो सौतेलापन दिखाकर उसे अपने उस भांजे के नाम कर देना चाहा था जो औरत की इज्जत करना तो एक तरफ, औरत को अपने सामने देखना तक गवारा ना करता था, जिसका दिल दिल नहीं एक पत्थर था, जिसमें ना कोई एहसास था ना कोई जज्बात, जिसकी जुबान से कोई फालतू बात ना निकलती थी, जिसके लहजे में किसी ने कोई गर्मी ना देखी थी और ना सुनी थी। माहा सुबहानी की नज़र में ऐसे मर्द कभी ना जचते थे, और ख़ासकर मुस्तफ़ा अली से तो वो हमेशा चिढ़ती थी। उसे मुस्तफ़ा का हुमा वक्त चुप का रोज़ा रखे रखना ही खौला देता था। वो कब से उसे अपने घर आता देख रही थी। वो जब भी उनके घर आता बहुत चुप चुप और अफसरदा अफसरदा सा रहता। उसने जब भी उससे बात करना चाही वो कुछ ऐसे सपाट और सर्द लहजे में बोलता कि वो खुद ही शर्मिंदा होकर बाकी बात होंठों में ही दबा लेती। वो कराची में रहता था। इन दिनों इस्लामाबाद किसी काम से आया हुआ था कि बाबा और अम्मा ने उसे सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया, और वो इनके फैसले पर हैरान थी कि ना तो उसका बाप रिश्ता मांगने आया था और ना भाई। फिर उन्होंने हाँ क्यों की? आपको क्या कहना था? ठीक 10 मिनट बाद वो उसके सामने खड़ा था, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में। हमेशा की तरह वो बहुत दिलकश लग रहा था। उसकी मजबूत और वजीह शख्सियत में वो सिर्फ एक लम्हे के लिए खोई थी और फिर कुछ बोल ना पाई। आपने फ़ोन किया था गालमन। उसने अपना सफ़ेद चश्मा उतार कर बगौर देखते हुए उसे कुछ याद कराना चाहा था। वो गड़बड़ा कर रह गई। वो सामने वाले को बहुत कम देखता था। उसकी एक ये भी आदत थी कि वो आंखें झुका कर रखता था, और इस वक्त वो उसके चेहरे को देख रहा था। उसके लिए बहुत हैरान कुन बात थी। वो मुस्तफ़ा, मैंने आपसे। मुस्तफ़ा बेटा तुम कब आए? अम्मा ने उसकी बात मुकम्मल होने ना दी। मुस्तफ़ा भी पीछे देखने लगा। वो सर झुका गई। इस पल उसका जी चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। माहा ने कोई बात करनी है। उसके सच बोलने की आदत उसके टुकड़े कर गई। माहा ने, लेकिन माहा ने कौन सी बात करनी है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो वहाँ से चली गई। ना करते हुए भी वो दिन आन पहुँचा था। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसे कोई परवाह ना थी उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है। वो जानती थी तो सिर्फ इतना कि उसकी सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखा दिया था। सख्त गिर बाप ने अपनी दूसरी बीवी के मजबूर करने पर अपनी सगी औलाद को दलदल में धकेल दिया था।
वही रवायती सौतीली माँ, वही उसके चुंगल में फंसने वाला बाप, वही अंधा घर, वही अंधे रिश्ते। रुखसती हुई। अम्मा बाबा रोते रोते उसे गले से लगाने लगे तो उसने सख्ती से सर झटक दिया। ना अम्मा से मिली ना बाबा से, साथ के साथ लगकर खूब रोई और फिर मुस्तफ़ा के साथ आ बैठी। वो उसे मुस्तफ़ा नहीं, बर्फ़ का ग्लेशियर लगा था। वो बिल्कुल बर्फ़ था। मेरे नसीब में ये बर्फ़ ही क्यों है? वो कनखियों से उसके सपाट चेहरे को देखती उमड़ आने वाले आंसुओं को रोक ना सकी। वो मेहंदी वाले हाथ फैलाए इन्हें घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। कितनी बार उसका जी चाहा उठकर अपना हुलिया तब्दील कर ले, लेकिन फिर बैठी रही। हाथ बढ़ाकर बेड पर सेज के नाम पर बिखरे फूलों की चंद पत्तियां उठा लीं और इन्हें मसलकर वहीं गिरा दिया। कुछ देर के बाद वो उसके सामने बैठा था। बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। वो सर झुकाए उसके देखने पर उलझती रही। मैं कैसा हूँ? खामोशी को उसकी भारी और सर्द आवाज़ ने तोड़ा था। वो सर उठाकर उसे देखने लगी। सफ़ेद शीशों वाले चश्मे में उसकी आंखें हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वो कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही और फिर नज़रें झुका लीं। वो अपने सर के नीचे दोनों हाथ बांधकर उसके सामने नीम दराज हो गया और मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। वो अंदर ही अंदर झुंझलाती रही और उसका दिल धड़क कर रह गया जब उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ और फिर सीधा होकर बैठ गया और अपनी उंगली के पोर पर चमकता आंसू देखा। रो लो, जितना रोना चाहती हो। और उसे तो रोने का सिर्फ बहाना चाहिए था। उसके कहने की देर थी, उसकी आंखें बहने लगीं। कुछ देर वो उसे खामोशी से देखता रहा और फिर उसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए। वो उसके सीने पर सर रख के तब तक रोती रही जब तक उसे याद ना आ गया कि उसका सीना बहुत सर्द है। सुबह वो किसी के हिलाने पर जागी थी। मुंदी मुंदी आंखों से अपने शाने पर उसका हाथ देखा तो फौरन सीधी हो गई। उठो, नाश्ता कर लो, फिर हमें जाना है। वो उसके शाने से हाथ हटाकर तौलिए से अपने गीले बाल रगड़ने लगा तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। शावर लेने के बाद किचन में गई तो एक छोटी ट्रे में नाश्ता तैयार पाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे चाय बनाते देख वो भुंचकी रह गई। देख लो, आप मुझे पहले जगा देते। वो खामोखा शर्मिंदा सी हो गई तो वो सर घुमाकर उसे देखने लगा। रोज़ अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ, आज तुम भी मेरी मेहमान हो। सो बना दिया। उसके लहजे में अजनबियत बहुत नुमायाँ थी। वो लब भींच कर खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई। पहले नाश्ता कर लो। अब वो हाथ धोकर बाहर निकलने वाला था जब पीछे से उसने पुकारा। मैं कर चुका हूँ, वो सर्द महरी से कहता बाहर निकल गया। या अल्लाह, आज पहला दिन है, इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। किचन से बाहर निकली तो वो टीवी लाउंज में बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। घर वालों से मिलने जाना है। फ़ोन बंद करके वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। नहीं, उसकी इतनी तेज़ी से कहने पर वो चौंका ज़रूर, मगर उसने क्यों का सवाल ना उठाया। फिर 2 मिनट में तैयार हो जाओ, तुम्हारा बैग मैं गाड़ी में रख चुका हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ जाना है? वो सर उठाकर उसे देखने लगी। कराची। कराची? उसकी सांसें अटक गईं। कब पकड़े वो रीलिंग से नीचे झांकने लगी। स्याह घूर अंधेरी रात में रोशनियों का शहर वाकई रोशन सितारा बना हुआ था। सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। घूर अंधेरे में सन्नाटे के बजाय गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाज़ें ही गूंज रही थीं। हर सू रोशनियों में मर्द, औरतें, बच्चे और गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। वो कुछ देर नीचे सड़क पर झांकती रही और फिर उकताकर रेलिंग से कमर टिकाकर बाकी चाय घूंट घूंट अपने अंदर उतारने लगी। इन्हें यहाँ आए आज चौथा दिन था और वो इन 4 दिनों में जैसे 4 साल गुजार चुकी थी। वो सुबह जाता, रात 12-1 बजे वापस लौटता। ना उससे कोई कुछ पूछता, ना खुद कोई बात बताता। अगर भूले से कोई बात कर भी लेता तो 2-4 लफ्ज़ों में समेट कर बात का इख्तिताम भी कर देता और वो उसकी अधूरी बात की तिश्नगी लेकर रह जाती। गेट के पार गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगी। चौकीदार बाबा गेट खोल रहा था। वो गहरी सांस लेकर रह गई। तुम यहाँ हो? कुछ देर बाद वो भी टेरेस पर मौजूद था। इज़्तिरारी हालत में माथे पर बाल बिखराए, टाई की नाट ढीली किए, कपड़े तब्दील किए बगैर वो इज़्तिराबी कैफियत में उसे ढूंढता रहा। उसके लिए ये बहुत अजीब बात थी। वो सीधी होकर इस बात में सर हिलाने लगी तो वो इसी कैफियत में बालों में उंगलियां चलाने लगा। खैरियत? मैं समझा तुम भी चली गई हो। वो पीछे पलटा। इस बार उसके लहजे में इत्मीनान था। कहाँ? वो भी उसके पीछे हो ली। पता नहीं। वो सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा तो उसने टेरेस का दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने बेड पर टिक गई। मुस्तफ़ा, आप बहुत मुस्तरिब दिखाई दे रहे हैं। वो चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, बस वैसे ही, एक वहम सा हो गया था। वो जूते बेड के नीचे रखकर वॉशरूम में घुस गया। वापस आया तो वो उसी हालत में बैठी थी। तौलिए से बाल रगड़कर
ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। क्या वहम हो गया था? वो भी उसी वहम में अटकी हुई थी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा तो वो उसके पीछे आ खड़ी हुई। वो चौंक कर अपने पीछे उभरते वजूद को देखने लगा। बालों में चलता ब्रश रुक गया। आप देर से घर क्यों आते हैं? घर में जी नहीं लगता? वो फिर से बालों में ब्रश चलाने लगा, इस बात से बेखबर कि उसकी इस ज़रा सी बात ने उसकी आंखों में मिर्चें लगा दी थीं। वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। वो रो देने को थी, फिर वो आईने में उसका चेहरा देखने लगा। ना मेरा जी लगता है ना तुम्हारा, तो फिर क्या करें? वो घूमकर उससे बराह रास्त मुखातिब हुआ। अब जल्दी घर आ जाया करें। हाथों की उंगलियां मसलते हुए उसने दरख्वास्त की थी। ये तो तुम्हारा मसला हल हुआ, मेरा तो नहीं। इस फ़र्ज़ को किसी भी तरह निभाऊंगा, चाहे जी ना माने। सच्चाई उसके चेहरे से अयां थी। वो शिकायती नज़रों से उसे देखती रो पड़ी। रो तो नहीं, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। वो बेचैन सा होकर उसके आंसू पोंछने लगा तो वो बजाय चुप होने के और रोने लगी। ऐसा करो, तुम वापस चली जाओ। मुझे नहीं जाना, बाद में भी तो चले जाना है। वो उलझन आमेज नज़रों में उसे देखने लगी। वो उसे छोड़कर बेड की तरफ बढ़ गया और वो अपनी हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ने लगी। वो बेड पर नीम तराश हो गया। खाना लाऊं? नहीं, तुम इधर आओ। वो चलती हुई बेड के पास रुकी और फिर उसके पास बैठ गई। जहाँ उसके गालों पर सुर्खी दौड़ी थी, वहीं उसकी पलकें भी लरस कर रह गई थीं। वो हाथ के अंगूठे से उसकी आंखें साफ करने लगा। पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है तुम मुझे कभी ना छोड़ के जाओ। वो ये बात नहीं जानती थी कि वो किस अंदेशे के जेरे असर आकर उससे ये कह गया था। वो बहुत नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। हालांकि ये मैं जानता हूँ कि तुम भी कभी ना कभी मुझे छोड़कर चली जाओगी, अकेला, तन्हा, बेबस और मजबूर करके। इस पल माहा ने उसके लबों पर बहुत अफसरदा मुस्कुराहट देखी थी। वो बेचैन सी हो गई। सब ऐसे ही करते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, तुम भी चली जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये याद रखना, जब छोड़ के जाने लगो तो मुझे जाने की वजह बताकर ज़रूर जाना। और देखो, सच बोलना है, जानती हो ना मुझे झूठ से नफरत है। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें तब तक जाने ना दूंगा जब तक सच ना बोलोगी। उसका सर्द हाथ अब भी उसके गाल पर था, लेकिन उसे उसके सर्द हाथ की हथेली से अजीब वहशत और खौफ सा महसूस हुआ तो उसके बालों में चलती उसकी उंगलियां रुक गईं। वो खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगी। जब कोई सच बोलकर मुझे छोड़ता है तो मुझे तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलकर मुझे अलविदा कहता है तो मुझे बहुत अजियत होती है। अब की बार फिर उसके होंठों पर वही मुर्दा मुस्कुराहट थी। आप दिल से मुस्कुराते क्यों नहीं? मुझे मुस्कुराना नहीं आता। कौन लोग थे जो आपकी मुस्कुराहट ले गए? थे कुछ लोग, बाद में तुम भी इन्हीं लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाओगी। अब की बार उसका लहजा सर्द सही लेकिन सहमा हुआ भी था। वो टिकटिकी बांधे उसे देख ही गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों से पानी बह निकला। वो घर में अकेली थी, टीवी खोलकर बैठ गई। टीवी देखकर बोर ही होना था सो बोर होती रही। दिन तो गुजारने थे, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही था। कभी वो कुकिंग का बहुत शौक रखती थी, लेकिन अब किसी के लिए पकाती वो खाने का शौकीन नहीं था। वो अपने लिए भी कुछ पकाने की जहमत नहीं करती थी। वो उकताए अंदाज में टीवी पर नज़रें जमाए बैठी जब फ़ोन की घंटी ने पूरे घर में इर्ताश सा बर्पा कर दिया। वो इसी अंदाज में फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ी। माहा, अभी उसने हेलो ही कहा था जब दूसरी तरफ से बड़ी बेचैनी से उसे पुकारा गया। इस आवाज़ पर वो कांप गई। बोलो माहा, तुम हो ना? वो नीचे बैठती चली गई। मैं जानता हूँ तुम हो माहा। माहा प्लीज़ बोलो ना। अरसल, तुमने ये नंबर को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कराची कब आई और यहाँ आकर तुमने मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया? उसके लहजे और अंदाज में साबका बेताबी हनूस थी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। नाराज़ थी तुम, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बताती ही ना। जानती हो किस कदर बेचैन हूँ मैं तुम्हारे लिए, किस कदर तड़प रहा हूँ। अरसल प्लीज़। उसने उसे टोकना चाहा लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम रही। क्यों बंद बांधना चाहती हो मेरे बेकाबू जज्बात पर? क्यों मेरी बेताबी बढ़ा रही हो? जानती हो बहुत अधूरा रह गया हूँ मैं, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता बिना तुम्हारे। उसके लहजे में सदियों का दर्द उतर आया था, लेकिन उसके आसाब झुंझुना कर रह गए। अरसल प्लीज़ बंद करो अपनी बकवास, नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे ये डायलॉग्स। तुम्हें ये डायलॉग्स लग रहे हैं मेरी ज़िंदगी बेरंगो बेनूर हो चुकी है और तुम्हें ये डायलॉग्स बहुत संगदिल हो माहा। तुम्हारे नाम मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है और तुम माहा, तुम मेरी बातों को डायलॉग्स कह रही हो। शट अप अरसल, शट अप। वो इतनी ज़ोर से धाड़ी कि उसे अपनी आवाज़ ही अजनबी लगी। वाह, मैं अब माहा सुबहानी नहीं, माहा मुस्तफ़ा हूँ। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। माहा तुमने शादी कर ली? क्यों? मुस्तफ़ा से क्यों? तुम्हें मैं क्यों नहीं याद आया? माहा, मैंने शादी कर ली है, अब मेरा पीछा छोड़ दो। वो बहुत बेबसी और बेचारगी से चिल्लाई। क्यों छोड़ दूँ पीछा? जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरसल कुछ खौफ करो, तुम्हें ऐसी बातें जेब नहीं देती। मेरे बजाय तुमने किसी और से शादी कर ली है, क्या तुम्हें ये जेब देता है? शट अप। तुम मुझे कल कहीं मिल सकती हो। नहीं। अरसल प्लीज़
प्लीज़ माहा, मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। चुप हो जाओ प्लीज़। मैं नहीं, तुमसे मिलना चाहती। उसने चिल्लाकर फ़ोन बंद कर दिया और वहीं घुटनों में सर देकर रोने लगी। फ़ोन की घंटी बार बार बजती रही, लेकिन उसने रिसीव ना किया। एक बार फिर उसके अंदर खौफ सा छा गया था। वो तो अरसल भट्ट को भूल भी चुकी थी और वो एक बार फिर उसके दर पर सदाएं लगाने आ गया था। अरसल भट्ट कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ता था। बहुत रंगीन मिजाज था। तबीयत और मिजाज दोनों में बेतहाशा रंगीनी और शोखी थी। लड़कियों को फांसना और लंबे चक्रों में गिरफ्तार करना उसका पसंदीदा मशगला था और इसी मशगले को बरकरार रखने के लिए उसने अपने हाथ माहा के सामने भी फैला दिए थे। माहा को ऐसे लोगों से भी नफरत थी, इसलिए उसने उसके ख्याल को झटक दिया था, लेकिन वो बजाय पीछे हटने के उसकी मोहब्बत में आगे ही आगे बढ़ता चला गया और इसे बार बार यकीन दहानी कराता रहा कि वो उसके साथ पुरखुलूस है और दिलो जान से उसका हाथ थामना चाहता है। लेकिन उसने हमेशा उसकी मोहब्बत को झुठलाया था और कभी उसकी हौसला अफजाई ना की थी। और अब वो एक बार फिर साबका बेताबियाँ और बेचैनियाँ लिए माहा माहा पुकार रहा था। वो खौफ व हरास में मुब्तला हो गई। उसे लग रहा था उसने मुस्तफ़ा को समझने में कहीं गलती की है। वो मुस्तफ़ा को जैसा समझती थी हकीकतन वो वैसा नहीं था। वो मुस्तफ़ा को जज्बात व एहसास से आरी शख्स समझती थी, लेकिन अब उसके साथ रहते हुए उसे महसूस हो रहा था जैसे मुस्तफ़ा ने जानबूझकर अपने जज्बातों और महसूसात पर बंद बांध रखे हैं। वो बहुत मूडी बंदा था। जब मूड में होता उसे ढेरों बातें करता और जब बेजार होता तो उसे आउट होने का इशारा कर देता। उसे उसका बेजार होना और बेजार रहना बहुत बुरा लगता था, पहले भी और अब भी। बेशक उसने इश्क की चाह नहीं की थी और उसकी नज़र में उसकी सौतीली माँ ने उसे जानबूझकर अपनी मोहब्बत चाहत से अपाहज भांजे के साथ ब्याह था। अम्मा बाबा के साथ उसकी नाराज़गी हनूस थी। शादी के अवाइल दिनों में मुस्तफ़ा से उसने वो मोहब्बत नहीं पाई थी जो एक नई नवेली दुल्हन अपने दुल्हा से पाती है। इसलिए अम्मा बाबा से नाराज़गी में उसकी शिद्दत बढ़ गई थी, जो अब तक कायम थी। लेकिन जो नाराज़गी शुरू से ही मुस्तफ़ा के लिए उसके दिल में मौजूद थी, वो कदरे कम हो गई थी। वो उसका ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि वो भी दिल से ना सही लेकिन फिर भी उसका ख्याल करने लगा था। उसे अहमियत देने लगा था। वो शाम की आंखों का एक बहरूप लगा, कुछ छाँव कुछ धूप लगा। ना जाने क्यों वो मुझे कुछ अपना ही रूप लगा। वो रात का खाना तैयार कर रही थी। वो किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ और उसे गौर से देखने लगा। अपनी पुश्त पर उसकी नज़रें महसूस करके वो पीछे पलटी तो बेअख्तियार लब कुचल कर रह गई। वो अपनी सुर्ख आंखों में ना जाने कौन सा दुख दर्द लिए खड़ा था। वो उसे इस पल अजियत में मुब्तला लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। देख रहा हूँ तुम्हारे होते हुए ये किचन बहुत मुकम्मल लग रहा है, लेकिन एक ख़राबी है इसमें। वो कबाब तलने लगी। वो बिना कुछ कहे उसे देखती रही। मैंने यहाँ जिसे भी खड़े देखा है, दोबारा कभी घर में भी मुझे नज़र नहीं आया। वो अफसरदगी से कहता कबाबों को उलट पुलट करता प्लेट में निकालने लगा। इस पल उसने उसका दर्द अपने अंदर उतरता महसूस किया था। सोच रहा हूँ अब तुम यहाँ दोबारा नज़र आओगी या नहीं? अफसरदगी से सवालिया नज़रें उस पर डालीं तो वो बेअख्तियार बोल उठी। मैंने कहाँ जाना है मुस्तफ़ा? मैं हूँ आपके घर में, आपके आसपास। हाँ, मेरे पास नहीं। उसने आया सफाई से उसका झुठलाया। जो मेरे पास होते हैं वो मेरे पास नहीं रहते। तुम कहो तो मेरे पास नहीं हो। एकदम वही सर्द महरी उसके लहजे में समा गई थी। लेकिन मुस्तफ़ा, मैं आपके पास हूँ, आप बस तुम कहो तुम मेरे पास नहीं हो। वो अजब ज़िद्दी लहजे में बोला तो उसकी हैरत आंखें फट गईं। मैं आपके पास मौजूद हूँ तो मैं क्यों कहूँ कि मैं आपके पास मौजूद नहीं हूँ, जबकि मैं आपसे एक हाथ के फासले पर खड़ी हूँ? तो नहीं कहोगी? वो सर्द महरी से कहकर किचन से चला गया। फ़ोन की घंटी बजी थी। उसने बिना सोचे समझे रिसीवर उठा लिया। हेलो माहा, तुम माहा बोल रही हो ना? दूसरी तरफ बेचैनी और बेकरारी थी। हेलो हेलो माहा, शर्म करो अरसल प्लीज़। शुक्र है तुम ही हो। उधर से गहरा सांस लिया गया तो उसकी रगें तन गई। क्या तकलीफ़ है अब? निहायत गुस्से से वो चिल्लाई। वो पहले से ज़्यादा बेकरारी दिखाने लगा। तुमसे मिलना चाहता हूँ, बकवास बंद करो। मैंने कह जो दिया ना, तुम मेरे से कोई रिश्ता है और ना तुम्हारा मुझसे। फिर किस नाते से मुझसे मिलना चाहते हो? इसका बस नहीं चढ़ रहा था कि फ़ोन पर ही उसकी दुर्गत बना दे। तुम ना सही, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना। शट यूर माउथ। क्या करूँ महा? चैन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ हो, मेरे शहर में, मेरे पास, मेरे इतने करीब। और मैं कितना बदनसीब हूँ, ना तुम्हें देख सकता हूँ ना तुमसे मिल सकता हूँ। यही बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही। माहा तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? किसी कल चैन नहीं मुझे। वो बेबसी की इंतहा पर था। उसके तने चेहरे से जैसे पसीना फूट पड़ा। तुम्हें ये क्यों याद नहीं आ रहा कि मैं मिसेज़ मुस्तफ़ा हूँ? वो बेबसी से जैसे चिल्लाई थी। मेरे लिए तो तुम वही हो माहा। मैंने तुमसे कभी वादे नहीं किए। मेरी इस दवाजी ज़िंदगी को डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। कोई और नंबर मिला लो, मुझे माफ़ कर दो। सुनो माहा, मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज़। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। उसने पिन निकाल दी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब फ़ोन की घंटी ने शोर मचा दिया। यार उठ जाओ, अब खुद सुन ले। उसके दिल में कोई और घंटी बज रही थी, इसलिए वो उठना नहीं चाह रही थी।
دل تو نہیں کر رہا، لیکن اگر تم کہتی ہو تو جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر واقعی ارسل ہوا اور وہ مصطفیٰ سے کچھ الٹی سیدھی کہہ دے، اسی بات نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا تھا اور اس کا یہ خیال سچ ثابت ہوا تھا۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس کی بھاری آواز ابھری تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا تمہارے میاں سے بات ہوگی، لیکن شاید تمہیں میرے فون کا انتظار تھا۔ اب کی بار ارسل کے لہجے میں کوئی بے قراری یا بے چینی نہیں تھی، بلکہ اس کا لہجہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ ایک خوف سا اس پر غالب آ گیا۔ کیا کہنا ہے؟ بہت دھیمی مگر مردہ آواز میں بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میاں کہیں قریبی تو نہیں؟ کیوں کیا ہے فون؟ تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ ڈھیٹ نہیں، بے چین ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں بے بسی سے چھلک پڑیں، مگر پھر اسے جلدی یہ خیال آ گیا کہ وہ اس کے آنے کا منتظر ہوگا۔ اس نے آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ مصطفیٰ، وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ آج آپ آفس نہ جائیں۔ کیوں؟ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کے قریب آ گئی۔ بس آپ نہ جائیں۔ کوئی وجہ؟ کوئی نہیں تو پھر ضروری ہے کوئی وجہ ہی ہو۔ آپ آج گھر میں نہیں رہ سکتے؟ وہ چڑ گئی۔ چھٹی کرنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ وہ پیچھے پلٹ کر دوبارہ سے آئینے میں اپنا سراپا دیکھنے لگا۔ وہ گہرے سانس لیتی کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر اس کے قریب آیا تو وہ بے ساختہ اس کا ستا ستا سا چہرہ دیکھنے لگی۔ آنکھوں کی رنگت بھی بے حد پھیکی تھی۔ وہ آج اسے روکنا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ بیمار تھا، لیکن وہ اپنی بیماری کو مانتا نہ تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر آرام کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ جانے وہ خود کو اتنی سزا کیوں دیتا تھا۔ تو پھر میں جاؤں؟ نہ جانے کیوں، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی تو وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا تھا اگر میری ذرا سی بات مان جاتے؟ یہ فرمائش بھی میں نے اپنے لیے تھوڑی کی تھی، تمہاری خاطر ہی تمہیں روک رہی تھی، اور تم اتنے بے مروت، ناراض کرنا جانتے ہو، راضی کرنا آتا نہیں۔ بھیگتی آنکھوں نے گالوں کو بھگویا تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ جھٹ ہاتھوں کی پشت سے آنکھ صاف کرنے لگی۔ آپ ابھی گئے نہیں؟ تم جانے دو گی تو جاؤں گا نا۔ کیا مطلب؟ میں نے مطلب یہ کہ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ مجھے سخت بخار ہے جس کے لیے مجھے آرام کی شدید ضرورت ہے، اور میں اس لیے گھر پر رہ کر خوب آرام کروں۔ کہوں گی تو آپ ڈانٹ دیں گے۔ اس نے سادگی سے جیسے اسے اطلاع دی تھی۔ تو مجھے روکنے کی اصل وجہ یہی ہے۔ وہ بنا بولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس کی خاموشی سے گھبرا کر وہ کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ بول پڑا۔ کبھی کبھی تم مجھے بہت اچھی لگنے لگتی ہو۔ اس کا دل ایک بار پھر دھڑکا۔ وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگنے لگا ہے تم اور لوگوں جیسی نہیں ہو۔ تم مختلف ہو، بہت مختلف، سب سے ہٹ کر۔ تم میں مجھے ملاوٹ نظر نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے تم میں کوئی دھوکہ نہیں۔ تم بہت مختلف ہو مہا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسا لگنے لگا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت بارفدگی سے کہتا یکدم مضطرب سا ہو گیا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ہک دک سی رہ گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی کہ کسی نے آ کر کچن کے دروازے پر اپنی انگلیاں بجائیں۔ وہ چونک کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ جینس شرٹ میں ملبوس نازک نقوش والی لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کون؟ وہ شش و پنج میں مبتلا تھوڑی آگے بڑھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ سامنے والی سے واقف نہ تھی۔ وہ صفا کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ لڑکی بڑی عجلت میں دائیں بائیں دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ بتاؤ کدھر ہے وہ؟ لیکن آپ ہیں کون؟ لڑکی آگے آگے تھی اور وہ پیچھے۔ لڑکی کبھی ادھر جھانک رہی تھی تو کبھی ادھر، اور وہ حیران پریشان صورت لیے اس کی پیروی کر رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی اور کیوں اس طرح کر رہی تھی۔ تم بتاتی کیوں نہیں ہو کدھر ہے وہ؟ پہلے آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے نہایت تیزی سے پوچھا تو لڑکی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اچھا تو وہ اپنے روم میں ہوگا۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے واپس پلٹی۔ ضروری نہیں وہ اپنے روم میں ہی ہوں، وہ اپنے آفس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے بھی تیکھا سا جواب دیا۔ وہ وہاں نہیں ہے، میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ پلیز آپ آرام سے بیٹھیں، میں ان کو بلاتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو وہ آپ سے مل لیتے ہیں۔ اس لڑکی کے سامنے وہ بالکل ہمنک لگ رہی تھی۔ وہ گھر میں ہے تو وہ گھر میں ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لڑکی جیسے متحش سی ہو گئی۔ اس کے انداز پر اسے بھی جی بھر کر غصہ آیا، مگر وہ کنٹرول کر گئی۔ آپ بیٹھ کر بات کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی نا، یوں کسی کے گھر آ کر۔ کون سا روم ہے اس کا؟ لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مصطفیٰ۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی وہ وہیں سے مصطفیٰ کو آواز دینے لگی، اور وہ پہلی آواز پر ہی باہر نکل آیا، لیکن لڑکی پر نظر پڑتے ہی ایک دم اس کے قدم رکے تھے۔ مہا نے اسے ٹھٹکتے دیکھا تھا۔ بھائی آپ؟ اس کے بھائی کہنے پر مہا بھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اس کی آواز نہیں برف کا تودا گرا تھا۔ لڑکی اس کی سمت بڑھی تھی۔ بھائی میں اپنے لیے نہیں آئی مما، اس سے پہلے کہ میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے، یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی گردار آواز پر مہا بھی کام کر رہ گئی تھی۔ لڑکی بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ بھائی مما میں نے تم سے کہا ہے یہاں سے چلی جاؤ۔ لڑکی اس کے غصے کو خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ رونے لگی تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ مما کو کینسر ہے۔
وہ ہسپتال میں ہیں اور آخری سانسوں میں آپ کو پکار رہی ہیں۔ پلیز بھائی۔ وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر باہر کھینچتا لے گیا۔ میری بات تو سنیں مصطفیٰ۔ مما آپ کو مصطفیٰ پلیز۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بڑی بے دردی سے اسے کھینچتا چلا گیا۔ واپس آیا تو غصے سے ماتھے کی تمام رگیں تنی ہوئی تھیں۔ مہا الجھی الجھی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا بنا کچھ کہے تیز تیز اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے آئی تو اسے بستر میں پڑا دیکھ کر وہیں کھڑی کھڑی رہ گئی۔ اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، اس نے بھی شاید اسے کچھ بتانا ضروری نہ سمجھا، بس چپ چاپ بستر پر پڑا رہا۔ وہ اس سے پوچھے بغیر قریبی نرسنگ ہوم سے ڈاکٹر زیدی کو بلا لائی تھی، لیکن بعد میں اس کی ملامتی نظروں کو سہنا بھی پڑا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ اس کے لیے سوپ تیار کرنے لگی، اور جب باؤل میں نکال کر کمرے میں آئی تو وہ موبائل کان سے لگائے بہت دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی پاپا، وہ آ گئی ہے، آپ کر لیں بات۔ وہ جان گئی تھی کہ مرتضیٰ صاحب کا فون ہے، اس لیے اس نے جھٹ ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ابھی انہوں نے ہیلو ہی کہا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ جواباً انہوں نے بہت فکر مندی سے اسے اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اور پھر مصطفیٰ کو جی بھر کر ڈانٹ پلائی۔ وہ صرف اس بات میں ہی سر ہلاتا رہ گیا۔ مجھ سے اس قدر برگشتہ ہو۔ موبائل آف کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے بے اختیار گردن ہلا دی۔ تو تم بھی چھوڑ جاؤ مجھے، کیوں یہاں میرے پاس بیٹھی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بھڑکا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر بولی تو بہت دھیمی آواز میں، چھوڑنا ہوتا تو پہلے روز ہی چھوڑ جاتی۔ اس کا اتنا کہنا تھا، اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ تو کیوں نہیں چھوڑا؟ تم بھی مجھے چھوڑ جاتی، میں نے تمہیں اپنے ساتھ باندھ تو نہیں رکھا تھا؟ غصے سے کہتے ہوئے کمبل دور اچھال کر وہ اٹھنے لگا تو اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے نہ دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس قدر ناراض ہو رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ زور سے بازو جھٹکا، لیکن اس نے بازو نہ چھوڑا۔ کچھ نہیں ہوا تو پھر لیٹیں یہاں آرام سے۔ مجھے نہیں آرام کرنا، چھوڑو مجھے۔ وہ نکھٹو پن سے بولا۔ آپ بھی نہ بس۔ اس نے اسے لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لب کھینچ کر اپنی پیشانی مسلنے لگا تو وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی مسلنے لگی۔ اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن وہ برا مانے بغیر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا پریشانی ہے؟ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں؟ کس بات کی ٹینشن لوں گا؟ تو الٹا وہ اس سے پوچھنے لگا، اپنی مما کی جو ہسپتال میں ہے۔ وہ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا، اور تو وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری کوئی ماں ہے؟ لہجہ نہیں، انداز بھی بہت شفاق تھا۔ ظاہر ہے آج ہی پتہ چلا ہے۔ آپ یا اماں تو بتانے سے رہے، آپ اس کی زبان سے شکوہ نکلا۔ میں قطعی نہیں جانتی تھی کہ آپ کی ماں زندہ ہے یا آپ کی بہن۔ اور اس سے آگے وہ بول نہ سکی کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس پل اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ کوئی گہرا دکھ، کوئی گہرا زخم۔ وہ کسی اذیت میں مبتلا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اذیت اس کے اندر اتر گئی تھی۔ جانتی ہو ہم کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اسے سنائی دے گئی۔ صرف 3 بھائی ہیں، اماں نے ہی بتایا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے بولی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اور بہنیں؟ اماں نے کہا تھا نہیں ہے۔ اور بابا نے نہیں بتایا؟ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا جو مجھے بتاتے کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس کا کوئی ولی وارث ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے تو اپنے کندھوں سے صرف بوجھ اتارنا تھا، سو اتار دیا۔ یہ بھی مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ بتا دیا کہ میری کس دن شادی ہے۔ بہت تلخی سے وہ بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت تلخی ہے تمہارے اندر بھی، بالکل میری طرح۔ وہ کچھ کہے بغیر سر جھکا گئی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، خیر میں نے ہی خالہ اماں کو منع کیا تھا کہ وہ میری سسٹرز کے بارے میں آپ جھوٹ بولنا نہیں چھپانا چاہتا، لیکن پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں، لیکن شاید انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ چلو یہ سب کچھ میں کسی اور روز بتاؤں گا، فی الحال تو صرف اتنا کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں۔ 3 بہنیں؟ اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ گردن ہلاتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کدھر ہے؟ سب آواز تحیر سے پر تھی۔ وہ 2 بھاگ گئیں اور ایک کو میں نے بھگا دیا۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں سوالیاں تھیں، جبکہ لبوں پر کفل تھا۔ وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر باہر نکلا تو اسے ٹیبل پر منتظر پایا۔ وہ مسکراتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تمہاری پیشانی پر یہ ناگواری کی لکیریں کیسی ہیں؟ وہ جان کر انجان بنا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ آفس جا رہے ہیں۔ کم آن مہا، ذرا سی طبیعت ہی تو خراب تھی، اب تو کافی بہتر لگ رہا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں لگ رہا؟ اس نے اپنے آپ کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ جب تم میرا خیال کرتی ہو نا تو یقین مانو بہت سویٹ لگتی ہو اور دل کی بہت قریب بھی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی اور کوشش کے باوجود اس کے آخری الفاظ سن نہیں پائی تھی۔ پھر بھی مسکرا دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جبکہ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیا ہوا؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کی پیروی کی۔
माहा ने नजरें घुमाकर उसे देखा और फिर दरवाजे में इस्तादा वजूद को। ये नूर है, माहा ने उसे कहते सुना और गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। सबसे छोटी। उसने कुछ नहीं पूछा तो वो खुद ही बताता उठ खड़ा हुआ। जी, आपको कोई काम था? वो चलता हुआ लड़की के पास जा खड़ा हुआ तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। मैंने आपसे काम पूछा है। उसका लहजा बहुत धीमा सही लेकिन सख्त ज़रूर था। भाई शट अप, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम या मेरा रिश्ता मत लेना। उसने धाड़ कर लड़की की बात भी ना करने दी थी। जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ। उंगली उठाकर उसे वापसी की राह दिखाई तो लड़की रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई, लेकिन वो झटके से पीछे हटा था। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। बेहतर कोई और लफ्ज़ कहे बगैर उठो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसने उसे कलाई से पकड़कर उठाया तो लड़की उसके सामने हाथ बांधने लगी। एक बार, सिर्फ एक बार माफ़ कर दें भाई, उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। सिर्फ एक बार माफ़ कर दें। किसे? तुम्हें? लहजा दुश्मन से पुर था। सबको। सिर्फ एक बार भाई, मम्मा आपके लिए तड़प रही हैं। प्लीज़ आप मम्मा को। नूर, मैंने इतनी देर तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे मुँह से भाई सुनना मुझे तकलीफ दे रहा है। जाओ यहाँ से। मैं मज़ीद तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। आई से गेट आउट। उसके लहजे से अयां था कि बहुत बर्दाश्त से काम ले रहा था। लड़की बिलक रही थी और माहा से उसका रोना बर्दाश्त ना हुआ। मुस्तफ़ा प्लीज़। वो आगे बढ़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आप इसकी बात तो सुन लें। तुम खामोश रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं। उसने सख्ती से उसे टोका लेकिन वो फिर भी बाज ना आई। आप इसकी बात, मैंने बोला है तुम खामोश रहो। सुन तो लें वो कहना क्या चाह रही है। उसने मुड़कर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया तो लड़की दम बखुद 2 कदम पीछे हट गई। वो गाल पर हाथ रखे वहीं साकित हो गई। तुम्हें मेरा एक बार का कहा समझ नहीं आता? मैंने कह जो दिया खामोश हो जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं देता। गुस्से से कहता वो लड़की को देखने लगा जो इसी तरह सहमी सहमी पीछे हट रही थी। किस रिश्ते से यहाँ आई हो? किस हैसियत से यहाँ कदम रखा है? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा या तुम्हारी माँ का जो इधर सब दौड़े चली आती हो? जानती हो ना मैं तुम सबके लिए मर चुका हूँ। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो खतरनाक इरादे से लड़की की तरफ बढ़ा तो वो चीखें मारती पीछे हटती चली गई। मैं चली जाती हूँ, आप प्लीज़ वहीं रुकें। प्लीज़ भाई, मैं जाती हूँ। वो रोते हुए पीछे पलटी और दौड़ते हुए गेट पार कर गई थी। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो ब्रीफकेस उठाए अंदर आया तो वो उसे कहीं नजर ना आई। ब्रीफकेस उठाकर जब वो बाहर निकल रहा था सिर्फ एक पल के लिए दरवाजे में कदम रुके थे और फिर वो सर झटकता वहाँ से निकल आया। उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ ने अंदर बैठी माहा के अंदर दूर तक खामोशी फैला दी थी। फिर वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। इस वक्त उसे अपना आप बहुत बेमाया लग रहा था। एक बार फिर वो अपने साथ सबसे नाराज़ हो चुकी थी। शाम को जब वो वापस लौटा तब भी वो उसे कहीं नजर ना आई। लाउंज में कदम रखते हुए वो उसकी गैर मौजूदगी पर ठटका, फिर ज़रा की ज़रा किचन में झांका तो बेअख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया क्योंकि वो इस वक्त किचन में होती थी, लेकिन आज वो किचन में ना थी। सुस्त कदमों से वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में उसे कुछ भी ना नजर आया। लाइट्स ऑफ थीं, खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे जिनकी वजह से पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। उसे वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी नजर आई। उसे देखकर वो सीधी हो गई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो फिक्रमंदी से उसकी जानिब बढ़ा और अपना चौड़ा हाथ उसकी पेशानी पर रख दिया। वो करंट खाकर बैठी। माहा, आर यू ऑल राइट? उसने कोई जवाब ना दिया और बेड से उतरकर पैरों में चप्पल फंसाती बाहर निकल गई। क्या आज चाय नहीं मिलेगी? वो शावर लेने के बाद निखरा निखरा सा उसके सामने खड़ा था। ऑफ वाइट शलवार सूट में वो हैंडसम लग रहा था। चाय नहीं मिली फिर तो खाना भी नहीं मिलेगा, है ना? वो खामोशी से वहाँ से हट गई। वो झुलाकर उसे बाहर जाते देखता रहा। बाहर मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी मस्त हवाएं चल रही थीं। सरसब्ज लॉन के दरख्त, पौधे नहीं बल्कि छोटी छोटी घास भी अपने जोबन पर थी। खूब हिल हिल कर माहौल को पुरकशिश बनाने की कोशिश कर रही थी। वो सरसब्ज घास पर घुटनों पर सर रखे बैठी थी। वो गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय के 2 कप उठाए उसके पास आ बैठा। उसने गर्दन घुमाकर एक पल उसे देखा और फिर नीले आसमान को। चाय पी लो। उसने फौरन कप उसके सामने किया, लेकिन उसने कप लेने के लिए हाथ ना बढ़ाया तो वो कप उसके सामने रखकर उसे तकने लगा। अचानक बादे सबा की तेज लहर उसके स्याह सिल्की बालों को छेड़ गई। मुस्तफ़ा उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसके बालों ने उसके चेहरे को भी छू लिया तो उसके लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। वो वहीं सरसब्ज घास पर हाथों का तकिया बनाकर लेट गया। काश मैं शायर होता। बहुत शिद्दत से इस ख्वाहिश ने उसके अंदर अंगड़ाई ली थी जो उसके लबों पर भी आ गई, मगर सुनने वाली ने बहुत बेइतनाई बरती थी उसकी इस ख्वाहिश पर। बहुत आहिस्तगी से उसके नरमो मुलायम बालों पर हाथ रखा, लेकिन वो झटके से पीछे हट गई। वो कुछ बोल ना सका, सिर्फ अपने हाथ को देखा और लब भींच लिए। कुछ देर इसी तरह लेटा रहा और नीले आसमान को देखता रहा। वो भी ज़रा फासले पर बैठी ना जाने क्या सोचे जा रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी आन ठहरी। हवा के तेज झोंके ने दोनों को चौंका दिया। जानती हो, जहाँ आज इतनी खामोशी है पहले पहल यहाँ बहुत शोर होता था। कोई खामोशी को जानता तक नहीं था। हर वक्त हर समय यहाँ वहाँ से आवाज़ें आती रहती थीं।
हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, लड़ने की आवाज़ें, एक दूसरे को सलवाते सुनाने की आवाज़ें। लेकिन आज आज इन दरो दीवार को पता भी नहीं कि हंसना किसको कहते हैं, बोलना किसको कहते हैं। अजब दुख था उसकी आवाज़ में, अंदर को चीर देने वाला दुख। सब मफकूद हो गई आवाज़ें, हंसी मुस्कुराहट कहीं दफन हो गई। अब ना कोई हंसी है, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई आवाज़, ना कोई खिलखिलाहट, सब चुपचाप मर गई। अचानक ही पता नहीं किस तरह लहजा गुलूगीर सा हुआ तो आवाज़ में नमी वाज़ेह हो गई, लेकिन उसने पलट कर ना देखा। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये आसान हो भी नहीं सकती। बहुत जहरीली है ये ज़िंदगी, अंदर तक को जहरीला कर देती है। यहाँ जीना बहुत मुश्किल है, ना जाने हम किस तरह जी रहे हैं, ना जाने हम। अचानक जुबान को दांतों तले दबाकर वो उसे देखने लगा। वो इसी तरह सपाट चेहरा लिए सामने देख रही थी। वो चुप सा हो गया। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं पीनी। वो एक झटके से उठी और अंदर चली गई। उसके सीने में दर्द की एक तेज़ लहर उठी थी, जो बाद में पूरे वजूद पर फैल गई। वो कराह कर रह गया। गंदे खून का धब्बा गंदा ही होता है। दिखा दी ना गंदे खून की असलियत। घर की इज्जत का ही ख्याल कर लेते। अपने आप को घर की इज्जत पर ही दिखाना था। तवक्को तो नहीं थी, लेकिन ये सच है, रगों में दौड़ता खून अपना आप ज़रूर दिखाता है। जी चाहता है तुम्हारे अंदर के नापाक खून को अभी चारों तरफ फैला दूँ। उसके चारों तरफ मुख्तलिफ आवाज़ें उभरी थीं, ज़ोर की, बहुत ज़ोर की, कानों को चीर देने वाली आवाज़ें, गर्म शीशे से भी ज़्यादा गर्म आवाज़ें। वो तड़प कर उठ बैठा। इस पल उसके चेहरे का रंग खून से भी ज़्यादा सुर्ख हो रहा था और आंखों की रंगत ऐसी थी कि आंखों में जैसे जख्म उतर आए हों। बोलने की बात करती हो, सोचो अगर भूल गया मैं तो कौन याद करेगा तुम्हें। बंद करो बकवास अपनी। अरसल की आवाज़ बर्छी की तरह चुभी थी। ये बकवास नहीं है माहा, ये बकवास नहीं है। आखिर तुम क्यों नहीं समझती? अरसल की बेकरारी हद से सिवा थी। प्लीज़ अरसल, मेरी नज़रों से इतने मत गिरो, मत करो इस तरह। क्यों बाज आऊँ? तुमने की है मुझसे शादी, ये दिया है जवाब मेरी मोहब्बत का। कदम कदम पर ठुकराया तुमने मुझे, हमेशा तमस्खुर उड़ाया मेरी मोहब्बत का। तो क्या चाहती हो अब तुम्हारी आवाज़ भी ना सुनूं, तुम्हें कभी देखूं भी ना? वो चीख कर बोला तो उसे अपनी कनपटियाँ सुलगती हुई महसूस हुई। प्लीज़ मुझे तंग मत करो। नहीं करता तुम्हें तंग, सीधी तरह मिल लो मुझसे। अब की बार उसका लहजा बहुत तीखा और तुर्श था। वो भी चटक कर रह गई। बकवास करते हो, जानते हो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो मैं खुद बना लूँगा। फ़िलहाल मुझे वक्त और जगह बता दो, कहाँ और कब मिलोगी मुझसे। बाद की बातें बाद में होंगी। अजब ज़िद्दी बंदा था वो, करती भी तो क्या करती। माह सवाए रोने के। अरसल वो रो पड़ी तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। माहा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुस्तफ़ा देखते ही ठटक गया था। वो नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से हटने लगी तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। रोई क्यों हो? अंदर तक को पढ़ लेने वाली नज़रों के अताब में आई थी वो। फिर से नफ़ी में सर हिला देती, जो अगर वो इसे घूर ना रहा होता। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल रही। बोलो क्या हुआ है? क्यों रोई हो? कुछ नहीं, बस आँख में कुछ पड़ गया था। जानती हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है। उसकी कलाई पर हल्का सा दबाव डालकर उसने कहा था। फिर भी मुझसे झूठ बोलती हो? वो सख्ती से बोला तो वो अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाकर उसे एक नज़र देखती बाहर निकल गई। उसके बाद ना मुस्तफ़ा ने उसे बुलाया और ना उसने उससे कोई बात की। दोनों के दरमियान पहले भी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात ना होती थी, लेकिन अब तो 2 दिन तक दोनों ने हाँ में भी बात ना की थी। नाश्ता बेशक एक साथ करते, लेकिन अपनी अपनी ज़ात में बिल्कुल गुम होकर। रात का खाना भी एक साथ खाते, वो भी चुपचाप। इन 2 दिनों में जैसे वो दोनों बिल्कुल ही अनजान बन चुके थे। कमरे में होते तो एक दूसरे से इतने अनजान बने होते कि लगता दोनों कमरे में मौजूद ही ना हो। एक साथ सोते, लेकिन एक दूसरे की परवाह किए बगैर। और वो उसके इस रवैये पर तड़प जाती। अगर राज़ी नहीं कर सकता था तो कम अज़ कम मनाने की एक आध कोशिश ही कर लेता, लेकिन वो उससे यकसर लापरवाह हो गया था। उसे थप्पड़ मारकर भूल भी चुका था कि उसने उसे मारा था, लेकिन वो जिसने थप्पड़ खाया था वो तो थप्पड़ नहीं भूल सकती थी। अब की बार उसने पक्का अहद कर लिया था अपने साथ कि वो तब तक उससे बात ना करेगी जब तक वो उसे खुद मना डाले। कैसे शख्स हो तुम मुस्तफ़ा, ना अपने दर्द की परवाह करते हो और ना किसी के दर्द को दर्द समझते हो। इतने बेहिस क्यों हो तुम मुस्तफ़ा? कुछ देर पहले ही वो ऑफिस से लौटा था। वो टीवी लाउंज में बैठी थी, लेकिन वो उसे देखे बिना कमरे में चला गया था और अब वो बज़ाहिर टीवी पर नज़रें जमाए हुए थी, लेकिन अपने सीने से उठती टीसों को दबा ना पा रही थी। माहा यूं ही बैठी हुई थी जब उसकी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। वो उसके साथ सोफे पर बैठ गया था और अब उसे देख रहा था। दोनों की नज़रें पल के पल मिली तो वो मुस्कुरा दिया। वो उसकी तरफ से चेहरा फेर गई। तुम्हारे अम्मा बाबा तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उसके साथ ही उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसे पकड़ा नहीं। वो खामोशी से कुछ पल उसे देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। वो निचले होंठ का बायां कोना दांतों तले दबाए नज़रें झुका गई। अंकल आंटी तुमसे बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ इनसे बात कर लो। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? बस वो मेरे कुछ नहीं लगते। अभी तक नाराज़ हो उनसे? मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। किसी पर ख़ास जोर दिया था। वो सर झटक कर रह गई। साथ बहुत बेचैन हो रहा था तुमसे बात करने के लिए।
उसे तो कर लो। अभी उसने साथ का नाम लिया ही था कि उसने तड़प कर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। वो जब से यहाँ आई थी घर में सिर्फ एक बार ही फ़ोन किया था, सिर्फ साथ की आवाज़ सुनने के लिए। अम्मा बाबा फ़ोन करते रहते थे, लेकिन उसने आज तक इनसे बात नहीं की थी। सिर्फ साथ से बात करती और खटाक से फ़ोन बंद कर देती। मुस्तफ़ा उसकी बेइतनाई को समझता था, लेकिन उसने कभी उसे समझाने की कोशिश ना की थी। आज भी जब उधर से कॉल आई तो वो जानता था वो बात कतई नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसने उसे बात करने को कहा था और उसका जवाब हस्बे तवक्को नहीं था। और अब वो मुस्तफ़ा को नज़रअंदाज किए साथ से बातों में महव हो चुकी थी। लेकिन वो जानता था उधर से जैसे किसी और की आवाज़ उभरेगी, उधर वो मोबाइल उसे पकड़ा देगी। फिर हुआ भी ऐसे ही, उसने मोबाइल उसे पकड़ा दिया और दूसरी तरफ वाकई अम्मा ही थी। वो बेअख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। वो वहाँ से उठकर चलेगी तो वो हमेशा की तरह अम्मा से माजरत करने लगा। माँ, समंदर पर चले। वो रात का खाना तैयार करने के लिए फ्रिज से गोश्त का पैकेट निकाल रही थी जब पीछे से वो बोला था। एक पल के लिए उसके हाथ थमे, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। वो कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा। वो गोश्त का पैकेट सिंक में रखकर नल खोलने लगी तो बेअख्तियार उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। खाना भी बाहर खाएंगे? उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में वो बोला तो उसने सर झटक दिया। चलो ना माहा, आज मेरा बहुत जी चाह रहा है समंदर देखने को। चलो चलते हैं अभी, लेकिन मेरा जी नहीं चाह रहा, वो सर्द महरी से जवाब देती अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। जब समंदर पर पहुंचोगी तो जी खुद ब खुद खुशगवार हो जाएगा, बस तुम चलो। वो अपने होंठों पर धीमी सी मुस्कान सजाकर पुरशौक नज़रों से उसे देखने लगा। प्लीज़, मैंने नहीं जाना बस। बहस का फ़ायदा? एकदम से वो चटक कर बोली तो उसने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे देखने लगा। वो तपे चेहरे के साथ वापस पलटकर फ्रिज से कोई और चीज़ निकालने लगी। इस वक्त मेरे अंदर बहुत घुटन हो रही है माहा, इसलिए मैं समंदर पर जाना चाह रहा हूँ। जाने क्यों उसके अंदर से अल्फाज टूटे बिखरे निकले थे। तो चले जाए ना, कौन रोक रहा है आपको? वही खटोर लहजा जो शादी से पहले मुस्तफ़ा से बात करते हुए दर आता था। मुस्तफ़ा उसे सिर्फ देख कर रह गया था। कुछ देर उसे देखने के बाद वो बाहर जाने लगा, तभी दरवाजे से एकदम पीछे पलटा और उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बौखलाकर उसे देखने लगी, लेकिन वो उसके देखने की परवाह किए बगैर उसे खींचता हुआ बाहर लाया और गाड़ी के अंदर धकेल दिया। वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। सुरमई शाम के आंचल में कितने दुख समेटे हैं कि सख्ती से गिरा लगाकर अब तो हम इन्हें भूलने भी लगे हैं, मगर दुख तो दुख होते हैं, भुलाने से भूलते हैं भला? गिरा पर गिरा लगा दो, चाहे दुख दुख ही रहते हैं। इस तरह नीर बहते हैं, नज़र चाहे ना आए, अंदर ही अंदर गिरते हैं। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ निगाह की तो वो उसके साथ चलते हुए भी उसके साथ नहीं था। पैंट की जेबों में हाथ फंसाए बेरुखी से सामने किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए वो किसी और जहां में पहुंचा हुआ था। हवा में तेजी थी, सूरज बहुत आहिस्तगी से डूब रहा था। माहा, जब कभी मुझे सुकून चाहिए होता है ना तो मैं इधर आ निकलता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सुकून इधर ही मिलता है। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो बामुश्किल सुन पाई, लेकिन उसने गर्दन मोड़ कर ना उसे देखा और ना कुछ बोली। मेरे घर में कभी सुकून नहीं होता था, इसलिए मुझे सुकून की तलाश थी और मैं सुकून की तलाश में यहाँ आ जाता था। वो सीने पर हाथ बांधे वहीं खड़ा हो गया। माहा को अपने पैर सुन होते महसूस हुए। जिस तरह तुम्हारी अम्मा सौतेली है ना, इसी तरह मेरी मम्मा भी सौतेली हैं। सौतेली? उस पर जैसे इंकशाफ हुआ था। वो सर उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। वही रवायती सौतेली माँ जो अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी औलाद से नफरत करती है। पल पल सौतेले बच्चे को मारना, गालियाँ देना, ताने तिशने देना, ये तो सौतेली माँओं का मामूल होता है। और मेरी सौतेली माँ में भी कुछ ऐसी ही खूबियाँ थीं। सौतेली माँ? वो अपनी अम्मा सौतेली माँ को याद करके सर झटक गई, क्योंकि इस पल उसे मुस्तफ़ा की सौतेली माँ से अपनी माँ ज़्यादा सौतेली लगी थी। मैंने कभी अपनी अम्मा में और बेगम सितारा में कोई फ़र्क नहीं रखा था, चाहे वो जैसा रवैया भी रखती। हमेशा इन्हें माँ समझा, लेकिन वो और उनकी औलाद ने कभी मुझे अपना ना समझा। और बाबा भी कभी ना मेरी फेवर कर सके और ना मेरी माँ की। शायद ये इनकी कमज़ोरी थी या फिर वो सच्चाई के आगे हार जाते थे। सच्चाई भी तो बहुत कड़वी थी, भला वो क्या कर लेते। इस पल बहुत तंसिया मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली हुई थी। माहा, इस समंदर और इस साहिल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन ये तुम नहीं जानती। क्यों? इसका जवाब मैं तुम्हें देना चाहूँगा, अगर तुम पूछो तो। उसके चेहरे पर अभी नहीं का सिग्नल देखकर उसे खामोश होना पड़ा। माहा, मुझे नाराज़ लोगों को मनाना नहीं आता। शायद उसने उसके दिल की आवाज़ पढ़ ली थी, तभी उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। जो मुझसे रूठ गया मैंने कभी उसे मनाया नहीं, और जिसे मैं रूठ गया उसे कभी माना नहीं। उसकी इतनी शिद्दत पसंदी पर उसका दिल सुगड़ कर रह गया। उसकी इस खुदसरी पर वो खुलकर रह गई। ज़िंदगी गुजारने का तो ढब आना चाहिए, बेशक इंसान जैसा भी हो, लेकिन ज़िंदगी बसर करने का कुछ तो सलीका उसे आना ही चाहिए। वो बिना कुछ कहे एक ऊंचे टीले पर बैठ गई। वो कुछ समय उसे देखता रहा और फिर आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसका नरमो नाजुक हाथ अपनी हथेली पर रख लिया।
کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے؟ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر خود ہی بول پڑا، اب تک تو تمہیں اتنا احساس ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہارے معاملے میں بہت رعایت کرتا ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن تم نے ایسا بنا دیا ہے۔ پہلے وہ مصطفیٰ کی خاموشی کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں اتنا چپ رہنا اس نے کہاں سے سیکھ لیا تھا۔ اس پل اسے مصطفیٰ کی ہر بات زہر لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اس سے ہاتھ چھڑا کر کہیں دور بھاگ جائے جہاں نہ مصطفیٰ ہو اور نہ کوئی اور۔ اسے اس پل اس برف کے تودے سے کوئی اپنائیت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا بات کرتے ہوئے اپنے لفظوں پر غور نہیں کرتا تھا، اور وہ اس کی زبان سے ادا ہوئے ہر لفظ پر اندر تک لہو لہان ہو جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو اور ناراض بھی ہو، لیکن ماہا تم جانتی ہو نا میں نے کبھی کسی کو منایا نہیں، تو پھر تمہیں کیسے مناؤں؟ بس یہ کہوں گا پلیز مجھ سے کبھی ناراض نہ ہوا کرو۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ کرب سے آنکھیں موند گئی۔ مصطفیٰ، مرد کو کم از کم محبت تو کرنا آنا چاہیے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور شدت کرب سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے دبا لیا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ کر سامنے سورج کو دیکھنے لگا۔ کتنے پل بیت گئے اس خاموشی میں۔ وہ انجان بنی اس کی طرف سے رخ پھیرے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جب آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی تو ایک دم اس کا رنگ اڑ گیا، دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پٹ پٹائیں اور خوف سے سکڑتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس طرف آ رہا تھا، مصطفیٰ! وہ حلق کے بل چلائی اور مصطفیٰ کو کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتی چلی گئی، اور وہ بھی حیران پریشان اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھتا اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بوکھلائی سی گاڑی تک آئی اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اگر ناراض ہو جاتی ہوں تو آپ مناتے کیوں نہیں؟ اس کے اس نامعقول بہانے کو وہ سمجھ نہ سکا اور لبوں پر بہت انوکھی مسکراہٹ سجا کر اپنے سینے سے لگے اس کے سر کو دیکھتا رہا۔ اب کبھی بھی تمہیں روٹھنے نہیں دوں گا۔ چمکتی آنکھوں نے بھی جیسے تصدیق کر دی تھی۔ شام کو وہ جب گھر واپس آیا تو عجب ٹوٹا بکھرا حلیہ تھا اس کا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے بائیں کندھے پر کوٹ لٹکائے، الجھے بکھرے بالوں اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہا کر وہ فریش ہو چکی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ پل کے پل اس نے اس کی سمت دیکھا اور پھر اس کے سیاہ سلکی بالوں کو۔ نہ جانے من میں کیا آیا کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی نرم بال اپنی مٹھی میں لے لیے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر کھڑا رہا، پھر جھٹکے سے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ حیران پریشان سے اس کے پیچھے بولی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماہا، میں اسٹڈی میں ہوں، آج مجھے تنگ مت کرنا۔ نہ جانے اس کی آواز اجنبی تھی یا اس کا لہجہ۔ وہ ٹھٹک گئی۔ مصطفیٰ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا ہے مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ چہرہ پیچھے کر کے درستی سے بولا تو وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ لیکن کھانا؟ ماہا! وہ پیچھے چہرہ کر کے دھاڑا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، پھر وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر تیز تیز ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ کیا چیز ہو تم مصطفیٰ؟ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ رات 12 بجے تک وہ اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ نہ کھانا کھایا تھا، نہ چائے پی تھی، اور اب کمرے میں بھی نہ آیا تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی سونے کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی پل باہر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز ابھری۔ کچھ پل وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ گھنٹی متواتر ہو رہی تھی، ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا، اور اس وقت بھی دوسری جانب ارسل ہی تھا۔ اب کیا کہنے کو رہ گیا ہے؟ اور وہ جب تھکی تھکی سی آواز تھی اس کی۔ آج تاریخ کیا ہے ماہا؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ کیوں؟ ماہا، جاؤ تم اپنے میاں کے پاس اور دیکھو وہ کس طرح لٹا پٹا بیٹھا ہے۔ دیکھو جا کر وہ کیوں رو رہا ہے۔ پوچھو جا کر اس سے کہ کیا ہوا ہے۔ اسے جاؤ جا کر اس سے آج کے دن کی اہمیت پوچھو۔ اتنا کہہ کر اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ وہ بے چین سی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن اندر سے اس نے دروازہ نہ کھولا۔ دیکھو جا کر وہ کیوں رو رہا ہے۔ ارسل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ مصطفیٰ! اب کی بار اس نے اسے باقاعدہ پکارا تھا، اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مصطفیٰ، دروازہ کھولیں پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر سب بے سود۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ مصطفیٰ، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ ارسل نے واقعی اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیا بھید تھا جو ابھی تک اسے معلوم نہ ہو سکا تھا۔ کتنی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور پھر بے بسی سے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ وہ پوری رات اس نے رو رو کر گزاری تھی، اور اندر وہ بھی پوری رات سو نہ سکا۔ ماہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ صبح جب وہ باہر نکلا تو اسے دروازے میں بیٹھے دیکھ بھنچکا رہ گیا۔ آپ رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ وہ اٹھ کر مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ساری رات آپ یہاں بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہیں؟ کیوں نہیں میرے پکارنے پر دروازہ کھولا؟ ماہا، تم رات سے یہاں بیٹھی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔
آپ رات بھر کیوں جاگتے رہے؟ آنکھیں کیوں نہیں سرخ ہو رہی ہیں؟ کم آن ماہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے اس کے گال کو تھپ تھپانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ گال پر لگنے کی دیر تھی اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے گال کو کسی دہکتے ہوئے کوئلے نے چھو لیا ہو۔ آپ کی طبیعت، آپ کو بخار ہے؟ سخت بخار ہے آپ کو؟ ماہا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے۔ آپ کو سخت بخار ہے مصطفیٰ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ آپ رات بھر نہیں سوئے، جاگتے رہے ہیں نا، تبھی اتنا تیز بخار ہو گیا آپ کو۔ کیا ناراض ہو گئے تھے مجھ سے؟ بہت آہستگی سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے اور گالوں پر بہہ نکلے۔ ماہا، بتائیں نا آپ، کیا ہوا تھا آپ کو؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اس کے اس پاگل پن پر وہ لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ مصطفیٰ، میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے؟ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس وقت بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے ماہا، میں آپ کے لیے دودھ اور ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں موند گیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ جب وہ سو گیا تو وہ وہاں سے اٹھی۔ وہ سیدھی لاؤنج میں پڑے فون سٹینڈ کی طرف آئی تھی۔ آج اس نے وہ نمبر ملا دیا جس کو اس نے کبھی نہ ملانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہیلو اماں، میں ماہا۔ اس کی بات بھی مکمل نہ ہو پائی کہ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ ماہا، میری بچی، کیسی ہے تو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اماں اس کی آواز سنتے ہی بے تابی سے اس کا حال احوال پوچھنے لگیں۔ ان کی بے چینی پہ تڑپ آواز تھی۔ اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کون سی بات میری بچی؟ اماں، کیا بات ہے؟ تیری آواز کیوں رندی ہوئی ہے؟ ان کا پوچھنا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ مجھے بات تو بتا، کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں اماں، وہ اسی قدر کہہ سکی تھی۔ بابا کے بارے میں پریشان ہے تو بے فکر رہ، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے۔ اماں، مجھے کچھ اور کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اماں، آپ سچ سچ بتائیں، 25 ستمبر کو مصطفیٰ کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا تھا؟ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اماں، 25 ستمبر کو مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پلیز اماں بتائیں مجھے۔ دوسری طرف سے شاید فون بند کر دیا گیا تھا یا پھر لائن کٹ گئی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنسو روکتی صوفے پر آ بیٹھی، لیکن ابھی وہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑ گئی جو اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی تو آپ سوئے تھے؟ اس نے پیچھے سے اسے پکارا تو وہ چونکا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، پھر وہ اس کی سمت بڑھا آیا۔ پانی پینا ہے؟ آپ مجھے آواز دے لیتے۔ اس کی گھبراہٹ کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ آپ چلیں اپنے کمرے میں پانی لے کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی وہ واپس مڑ گیا۔ کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔ وہ گھبرایا سا اسٹڈی روم میں دکھائی دیا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے تھی۔ وہ متجسس تھی، اس لیے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ بڑی عجلت میں ٹیبل پر سے کچھ چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس نے دیکھ لیا شاید وہ کچھ تصویریں تھیں۔ ماہا اس کی پشت پر تھی، اس لیے اس نے دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ تصویریں اٹھا کر پلٹا، ایک دم ٹھٹک گیا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے تمام چیزیں نیچے گر گئیں۔ اس کے پیروں کے پاس جو تصویریں گری تھیں انہوں نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس کی آواز اندر ہی اندر گھٹ کے رہ گئی۔ وہ جو بھی تھی مصطفیٰ کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ مصطفیٰ، میں پوچھتی ہوں، کون ہے یہ؟ وہ ڈوبتی آواز میں چلائی تھی اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بتاؤں؟ اس کی سرگوشی کمرے میں گونجی تھی۔ یہ ماہین ہے، میری پہلی محبت اور میری پہلی بیوی۔ وہ مرد سچ بولتا تھا، ہمیشہ سچ ہی اس نے بولا تھا۔ کبھی لفظوں پر اس نے غور نہیں کیا تھا، کبھی سرد لہجے پر توجہ نہیں دی تھی۔ چاہے اسے کتنا ہی بڑا کوئی نقصان ہو جائے، وہ سچا اور کھرا انسان تھا، اور آج ایک بار پھر اس نے سچ بول دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اسے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دھندلا ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور جان ہاتھ پیروں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی گرتی چلی گئی۔ مسٹر مصطفیٰ، ڈاکٹر نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی مسز ہوش میں آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ وائی ناٹ؟ ماہا بے چینی سے اس کی سمت بڑھا۔ اس نے اس کی آواز سن کر آنکھیں میچ لیں۔ ماہا، میری جان۔ وہ اس پر جھکا اور بہت بے قراری سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ کسمسا کر اس سے علیحدہ ہوئی۔ پورے 8 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی۔ ابھی گھر چلتے ہیں، میں ڈاکٹر سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ رو دی۔ ماہا، اٹھو دوا کھا لو۔ مصطفیٰ اس کے پاس کھڑا کب سے اسے دوا کھانے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب سے وہ ہسپتال سے لوٹے تھے اس کا رویہ یہی تھا۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہ کھایا، اور جب رات کو سونے لگے تو وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ ماہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ادھر کیوں سو رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، آپ خاموشی سے سو جائیں ورنہ میں یہ کمرہ بھی چھوڑ دوں گی۔ سختی سے کہنے پر وہ دوبارہ کچھ نہ بول سکا۔
अगले कई दिनों तक उसका यही मामूल रहा। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, एक रोज़ उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे कहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसके हाथ से कलाई छुड़ाकर वो आगे बढ़ गई। उसका ये अंदाज अगले 2 हफ्तों तक जारी रहा और मुस्तफ़ा दिन ब दिन अंदर से टूटता जा रहा था। माँ, वो टेरेस पर खड़ी रिमझिम बरसती बूंदों पर नज़र टिकाए ना जाने किधर खोई हुई थी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पीछे देखने लगी। सर्दी बहुत बढ़ रही है, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुस्तफ़ा बहुत अपनायत से उसे देख रहा था। वो आहिस्तगी से वहाँ से हट गई। कोई भी जवाब दिए बिना वो लब भींच कर रह गया। क्या तुम भी मेरे माजी का हिस्सा बनने वाली हो? टेरेस की ग्रिल से टेक लगाए वो सोचने लगा। वो इस लड़की को ना जाने कब से चाहने लगा था। उसकी मोहब्बत उसकी रूह में खून की तरह सरायत कर गई थी। उसने इस लड़की को अपना दिन रात बना लिया था, लेकिन वो लड़की उसे छोड़ने वाली थी। वो पल पल उसे अपने से दूर होता देख रहा था, लेकिन चुप था, खामोश था। इस खामोशी में उसकी बेबसी नुमायाँ थी, जो देखने वाला देख सकता था, लेकिन जिसको देखना चाहिए था वही देख ना पा रही थी। अम्मा बाबा और साथ मिलने आए तो वो सब भूल भार कर उनके गले लग गई। मुस्तफ़ा हैरान रह गया था। कहाँ वो इनसे फ़ोन पर बात तक ना करती थी और अब उनके साथ लगी खड़ी थी। वो अम्मा बाबा को माफ़ ना करना चाहती थी, लेकिन इनकी मोहब्बत के आगे वो हार गई। इनके सीनों पर सर रख कर कुछ देर के लिए तल्ख हकीकत को झुठला दिया। सोचा था वो उनसे कभी ना मिलेगी, इन्हें अपनी सूरत तक ना दिखाएगी, लेकिन आज इनकी मोहब्बत और शफ़क़त ने उसके नाराज़ दिल को पिघला दिया था। वो रो रो कर उनसे माफ़ी मांगती रही। कोई शिकवा कोई शिकायत लबों पर आ ही ना सकी। अम्मा से कहा भी तो सिर्फ इतना, मुझसे हकीकत छुपाकर बहुत बुरा किया आपने। मेरे साथ भी और मुस्तफ़ा के साथ भी। अम्मा रो पड़ी थीं। उसने भी सोच लिया था वो अपने बूढ़े माँ बाप से इंतकाम लेकर क्या करेगी। उसकी ज़िंदगी तो इस बर्फ़ के ग्लेशियर ने ख़राब की थी। वो बूढ़े माँ बाप क्यों सज़ा देती? सज़ा का असल हकदार तो मुस्तफ़ा था। वो बर्फ़ का तोदा, एहसास और जज्बात से आरी शख्स। वो जो मुनाफिक था, अपने 2 रूप रखता था, धोखेबाज था और उसे पहले दिन से धोखा देता आया था। तो घर कब आएगी माही? जाते समय अम्मा बाबा ने पूछा था। बहुत जल्द अम्मा। मुस्तफ़ा बेटा इसे जल्द लाना, मैं अकेली आऊँगी अम्मा। उसने फ़ौरन अम्मा की बात काटी थी। मुस्तफ़ा जो बाबा से गले मिल रहा था ठटक गया। अब तो आना ही पड़ेगा अम्मा, उसने बेदर्दी से कहा था। लेकिन बेटा, मुस्तफ़ा के साथ मैं इनसे हर ताल्लुक़ तोड़ के आऊँगी। मुस्तफ़ा एकदम दीवार के साथ लगा था। बाबा और साथ गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने उसकी बात ना सुनी। अम्मा के चेहरे की रंगत उड़ गई। नहीं बेटा, ये जुल्म मत करना। अम्मा की घुटी घुटी आवाज़ निकली। पहले आपने अपनी मर्ज़ी चलाई और मुझे मेरी इजाज़त के बगैर ब्याह। अब मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊंगी और आपकी इजाज़त के बगैर इनसे। इसे आगे वो नहीं बोली क्योंकि अम्मा रो पड़ी थीं। ये जुल्म मत करना माही, मेरा बेटा पहले ही अंदर से ज़ख़म हो चुका है, इसे मज़ीद कोई ज़ख़म मत देना। वो कुछ ना बोली। तुम मेरी बेटी हो और मुस्तफ़ा मेरा बेटा। मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे मज़ीद टूटने बिखरने मत देना। अम्मा के रोने पर मुस्तफ़ा का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो स्पाट चेहरा लिए खड़ी रही। तो अब वो वक्त आ गया है माहा, जब तुम भी मुझे छोड़ जाओगी, मेरे कमरे और मेरे घर को अलविदा कह दोगी। क्या वो वक्त मेरे नज़दीक आने वाला है? क्या अब मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ने वाली है? उसे पता भी ना चला और वो उसके जिस्म में रूह बन गई थी। माहा, क्या मुस्तफ़ा तुम्हारे बगैर ज़िंदा रह सकेगा? वो सीने के बाएं जानिब उठते दर्द की शदीद टीसों को दबाने में नाकाम रहा तो शिद्दत कर्ब से आंखें मीच गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। उसे अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। वो हड़बड़ा कर जागी। आप? वो उठकर बैठ गई थी। तुम भी चली जाओगी? महा अंधेरे में उसकी दर्द भरी आवाज़ उभरी थी। जाना तो है। किस बात की सज़ा दे रही हो मुझे? वो तड़प ही तो गया था। उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। आपने किस बात की सज़ा दी मुझे? वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से उठी और बेड पर टेक लगा ली। धोखा क्यों दिया? उसके लहजे में नरमी का शायबा तक ना था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम पूछती तो मैं बता देता। जिस बात का मुझे इल्म नहीं था वो मैं बात कैसे पूछती? वो लाजवाब सा हो गया। महा, जानती हो अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर ना छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। उसने बहुत बेदर्दी से अनदेखा खंजर उसके सीने में दे मारा था। महा, मेरा अंदर पहले ही मरा हुआ है। वो तड़प कर बोला। तो मेरा अंदर कौन सा जिंदा है? महा प्लीज़। उसने हाथ उठाकर उसे कुछ और कहने से बाज रखा। मैं नहीं चाहती जो घर मैंने कल छोड़ना है वो आज ही छोड़ दूँ। उसके इतने तेज़ लहजे पर वो आगे कुछ और बोल ही ना सका। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा और फिर अपने बालों में उंगलियां फंसाकर वहाँ से निकल गया। इसका ख्याल रखना इसने छोड़ दिया था। ना वो उससे खाने का पूछती थी और ना खाने का कहती थी। वो कब आता है कब जाता है उसने ये जानना तय कर दिया था।
اس کی ضرورتوں سے وہ یکسر انجان بن بیٹھی تھی۔ اسے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس نے یہ سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ رات جب وہ گھر آتا وہ اسے سوتی ہوئی ملتی، صبح تب تک سوئی ہی رہتی جب تک وہ آفس نہ چلا جاتا۔ وہ بھوکا ہی آفس چلا جاتا۔ اماں بابا فون کرتے تو وہ سب ٹھیک ہے کہہ دیتی۔ کب تک سزا دیتی رہو گی مجھے؟ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آج نہیں ماں، آج نہیں، بہت سہلی دوری تمہاری، اب نہیں مجھ سے برداشت ہو رہا۔ وہ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، پلیز۔ وہ چیخ پڑی تھی، مجھے آپ جیسے دھوکے باز سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے مزید دھوکہ مت دے۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر پھر سے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا ہر آنسو اسے احساس ندامت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ جھوٹ وہ نہیں بول سکتا تھا اور سچ بول کر اسے ناراض کر دیا تھا۔ مجھے آزادی چاہیے۔ وہ ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب وہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے چائے چھلکی تھی۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اس کا لہجہ ہی نہیں، انداز بھی ٹھنڈا ٹھار تھا۔ آزاد ہونے کے لیے وجہ ضروری ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ ہاں۔ وہ بھی کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وجہ آپ جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھوں پر دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈالا۔ نہیں جانتے تو رہنے دیں، مجھے طلاق دیں۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اس کی کوشش میں ناکام رہی۔ اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹا نہ سکی۔ میں نے تم سے کہا تھا مہا، جب مجھے چھوڑ کر جانے لگو تو مجھے جانے کی وجہ بتا کر جانا، اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، مجھے طلاق دینے کی اصل وجہ بتاؤ۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیا آپ اس وجہ سے ناواقف ہیں؟ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو آپ نے اپنی شادی کا اعتراف کیا تھا۔ اب کی بار اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے۔ تو کیا مرد 2 شادیاں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی دھیمی آواز میں جیسے دھاڑا۔ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح دھوکہ دہی سے نہیں، اس طرح فراڈ کر کے نہیں، جس طرح آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے اندھیرے میں رکھا ہے۔ ماہا تم ایسی تو نہ تھی، کتنی بے بسی تھی اس کے لہجے میں، کتنی لاچاری، لیکن وہ محسوس ہی نہ کر سکی۔ آپ نے بنا دیا ایسا مجھے۔ دھوکہ دے کر کیا ملا آپ کو؟ میری زندگی ہی خراب ہوئی نا۔ وہ میری پہلی بیوی تھی، میرے ساتھ چند گھنٹے رہی۔ جھوٹ مت بولنا۔ آپ جیسا منافق ہزاروں دیکھے ہیں میں نے۔ اس طرح بے بنیاد الزام مت لگاؤ۔ بہت بے بسی سے اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا، لیکن وہ اپنے جوش میں اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ ہی نہ سکی۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے، جو کل بھی آپ کے سامنے تھا اور آج بھی ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمیشہ آپ نے اس سچ کو جھٹلایا ہے۔ ماہا تم غلط کہہ رہی ہو، بنا سوچے سمجھے مجھ پر پتھر مت گراؤ۔ میں پہلے ہی لہو لوہان ہوں، مزید زخمی مت کرو مجھے۔ پہلے دوسروں کے ہر وار پر سنبھل گیا تھا، لیکن اب نہ سنبھل پاؤں گا۔ میں نے ابھی تو زندگی جینا سیکھی ہے، ابھی تو مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آیا ہے، اور ماہا مجھے ابھی سے ہی اس زندگی سے دور کرنا چاہ رہی ہو۔ اتنا ظلم مت کرو، میں تمہارے لگائے گئے زخموں کو سہ نہ پاؤں گا۔ ظلم میں نہیں، آپ مجھ پر کر رہے ہیں، مجھے قدم قدم پر زخمی آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے ہر حال میں آپ سے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا ماہا۔ کیوں نہیں دیں گے آپ طلاق؟ میں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہوں۔ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کیوں نہیں میری مجبوری سمجھ رہی؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، شدید محبت، جس طرح پہلے ماہین سے کی تھی۔ اس نے بہت چبھتا ہوا طنز کیا۔ ہاں، لیکن اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ بہت خوب ماہا، تم ماہین کے مسئلے کو لے کر اس قدر بڑا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ صرف ماہین کے مسئلے کو نہیں مصطفیٰ، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو مجھے آزاد ہونے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ معافی؟ آپ معافی کا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی معافی کی گنجائش بچتی ہے؟ تمہارا دل تو بہت وسیع ہے۔ ہاں ہے میرا دل وسیع، میں معاف کر سکتی ہوں آپ کو۔ آپ نے ایک گھر کی خاطر، صرف ایک گھر کی خاطر اپنی ماں بہنوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھوں گی آپ نے دوبارہ ان سے کوئی رشتہ کیوں نہ جوڑا، یہ بھی نہیں پوچھوں گی آپ نے ماہین سے کتنی محبت کی اور اس سے کیوں اور کب شادی کی، پھر اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ لیکن میں یہ ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے اور کتنی عورتوں کے ساتھ تعلق تھے، اور آپ اتنے بے غیرت اور بے ضمیر کیوں ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنی بھابھی، تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا اور وہ صوفے پر گری۔ وہ دھپ دھپ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رات کو وہ گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ 3 بجے تک جاگتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ لاکھ نہ کرتی لیکن اندر سے وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کسی انہونی کا خدشہ تھا۔ 2-3 بار دل میں آیا اسے فون کر رہے، لیکن بار بار وہ دل کو جھٹک دیتی، دل کی آواز دبا لیتی۔ لیکن جب 3:30 بجے تک بھی وہ نہ آیا تو وہ دل کی آواز زیادہ دیر تک نہ دبا سکی، لیکن بار بار اس سے رابطہ کرنے پر بھی اس کا موبائل آف ملا۔ وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی تھی، اور نہ جانے اس پریشانی میں وہ کب سو گئی تھی کہ اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جاگنے پر اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹے پایا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اسے ساتھ والے صوفے پر بھی لیٹا نظر آ گیا۔ اس وقت وہ بہت گہری نیند میں تھا، نہ جانے کب لوٹا تھا، وہ یہ بات جان نہ سکی۔ اس نے ایک اطمینان اور شکر بھرا سانس لیا، اور یہ شکر بھرا سانس اس کے بخیر و خوبی لوٹ آنے پر لیا تھا۔ بے شک وہ اس شخص کو ناپسند کرنے لگی تھی، اسے دل سے نکالنا چاہتی تھی،
और अब उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वो इतनी बेहिस ना थी कि इंसानियत के नाते किसी और इंसान का ख्याल ना रखती। इस दिन वो ऑफिस ना गया था, सारा दिन कमरे में पड़ा रहा और फिर शाम को कहीं निकल गया। अगले 3-4 दिनों तक उसने यही रवैया अपनाए रखा और वो हर बार वो तलाक का मुतालबा करते करते रह जाती। वो वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन वो ये मामला अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, उसे यहीं ख़त्म कर देना चाहती थी। लेकिन वो हाथ आता तब ना। अगले 1 हफ्ते तक वो उसे घर पर नज़र ही ना आया। जाने कब घर आता और उसके जागने से पहले ही चला भी जाता। अम्मा पापा का फ़ोन आया तो उसने कह दिया कि 3-4 दिनों तक वो इधर आएगी। मौसम भी आज कुछ ख़राब था, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बेचैन सी होकर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। मान लो माहा, उसकी जुदाई तुमसे बर्दाश्त ना हो रही है, मर जाओगी उसके बगैर। वो अंदर की आवाज़ पर घबरा गई थी। बेचैनी से खिड़की बंद करके वापस बेड पर आ बैठी। 3 माह से अपने साथ जो आंख मचोली खेल रही हो, क्या इससे अभी तक तुमने कुछ हासिल नहीं किया? सारा दिन जो घर में बौलाई बौलाई फिरती हो, बार बार उसकी तस्वीर के सामने जा खड़ी होती हो, इससे इसकी शिकायतें करती, क्या अभी तक तुम खुद को समझ नहीं सकी? वो इस तरारी हालत में निचला होंठ काटने लगी थी। बाहर वाकई बारिश ज़ोरों पर थी, इसलिए उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह नाश्ता बेदिली से करना, दिन का खाना ना खाना, रात के खाने पर बार बार दरवाजे की तरफ देखना। ये क्या है माहा सुबहानी? क्यों सच से नज़रें चुराती हो? क्यों नहीं एतराफ़ कर लेती? वो अंदर के शोर से घबराकर सोने की कोशिश करने लगी। वो अब जागना नहीं चाहती थी कि सोचें उसके पैर डगमगा रही थीं। करवटें बदल बदल कर वो सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे अपने गाल भीगते हुए महसूस हुए तो वो चौंक कर चेहरे पर हाथ फेरने लगी। वो रो रही थी, लेकिन वो ये बात जान ही न सकी। उसने बहुत आहिस्तगी से आंखें खोलीं और गर्दन मोड़कर सोफे की तरफ देखा। वो वहीं बैठा था, उंगलियों में उसके जला हुआ सिगरेट दबा था। वो सोफे की पुष्ट से सर टेके आंखें मूंदे हुए था। वक्तन फवक्तन वो सिगरेट के कश लगा रहा था। उसने इतने दिनों बाद उसे आज देखा तो दिल को कुछ होने लगा। उसकी शेव बढ़ी हुई थी, चेहरा सुता हुआ था, कुशादा माथे पर उलझे बिखरे बाल पड़े थे। आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के इस वक्त भी नुमायां लग रहे थे। इस वक्त वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। माहा उसके सुलिये पर तड़प कर रह गई। वो इस तरह क्यों हो गया है? उसने अपने दिल से पूछा। मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे, शदीद मोहब्बत। उसकी आवाज़ उसकी समाअतों से टकराई थी। क्या वाकई? अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस करके एकदम उसने आंखें खोल दी तो उसने गड़बड़ाकर अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। माहा, मुझे माफ़ कर दो। वो झटके से उठ बैठी थी। इसकी आवाज़ पर नहीं, बल्कि उसने उसके पैर पकड़ लिए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने झटके से अपने पैर वापस खींचे। मुझे माफ़ कर दो माहा, इस तरह नाराज़ होकर मत जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत चाहा तुमसे जुदा होकर जिंदा रह लूँ, लेकिन नहीं माहा, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। वो बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़े हुए था। उसने तड़प कर उसके हाथ खोलने चाहे। मुझे लगता है माहा, मुस्तफ़ा तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। उसकी ज़िंदगी सांसें तुमसे मशरूत हैं। मुस्तफ़ा तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो जिएगा कैसे? इस पर तरस खाओ माहा, उस पर कुछ रहम करो। बेचारगी से उसकी सुर्ख आंखों में पानी आ गया था। मुस्तफ़ा प्लीज़, ये क्या कर रहे हैं आप? खुले हाथ, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझसे इस तरह नाराज़ मत रहो। तुम्हें जो कुछ भी बताया गया है वो गलत है, सब कुछ झूठ है माहा। तुम्हें मुझसे मुतनफ़र करने के लिए ये सब कुछ बताया गया है, लेकिन तुम तो मेरी हो ना। तुम्हें मुझ पर यकीन है, मुझ पर इत्तमाद है, फिर क्यों इन बातों में आ गई? माहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, अपने एक एक शब रोज़ को तुम्हारे सामने रख देना चाहता हूँ, मगर एक शर्त है माहा। अगर सारी कहानी में मुझे गलत पाओ तो बेशक मुझे छोड़कर चली जाना, लेकिन अगर हालात मेरे हक़ में हुए तो इंसाफ ज़रूर करना। मुस्तफ़ा ने इतनी बेचारगी से कहा कि वो कुछ बोल ही ना सकी, बस खामोशी से उसका चेहरा देखती रही, जहाँ करबो असियत की लकीरें अपनी झलक दिखरा रही थीं। मुस्तफ़ा गरीब माँ का गरीब बेटा, नानी बीमारी की वजह से चल बसी। नाना आए रोज़ बीमार रहते थे। मेरी अम्मी इनकी इकलौती औलाद थी। एक दिन शहर से कुछ डॉक्टर आए थे। अम्मी को खबर हुई तो वो अपने अब्बा को उनके पास ले गईं। वहीं इनकी मुलाकात डॉक्टर मुर्तज़ा अली से हुई, जिन्होंने मेरे नाना का मुफ्त इलाज किया। डॉक्टर्स की टीम ने गाँव में 15 दिन रहना था। डॉक्टर मुर्तज़ा अली ने मेरी अम्मी से कहा कि वो अपने अब्बू को एक बार फिर इनके पास लेकर आएँ। अम्मी ने इनकी हदायत पर अमल किया और नाना को उनके पास दोबारा ले गईं। वहाँ जाकर इन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर मुर्तज़ा अली बहुत बेचैनी से इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर मुर्तज़ा अली इनके घर चले आए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एक दिन उन्होंने बहुत बेताबी से कहा था, और अम्मी ने सादगी से कह दिया कि नाना से बात कर ले। डॉक्टर मुर्तज़ा अली बहुत बेचैन तबीयत के मालिक थे। उन्होंने नाना से बात कर ली। उन्होंने अम्मी से उनकी शादी का इंदिया दे दिया। वो शायद इसी इंतज़ार में ज़िंदगी के दिन गिन रहे थे। 3 दिन बाद वो अपने हकीकी मालिक से जा मिले। डॉक्टर्स की टीम ने उसी रोज़ वापस चले जाना था। जाते वक्त वो मेरी अम्मी को ढेरों तसल्लियाँ दिलासे देकर गए थे और बहुत जल्द वापस आने को कहा।
اور میری ماں اسی روز سے ان کی واپسی کے دن گننے لگی، لیکن ان کا انتظار طویل ہوتا گیا اور پھر انہیں میری آمد کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ بیمار ہو گئیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی کو ان کی یاد واپس کھینچ لائی۔ انہیں اس قدر بیمار دیکھا تو شہر لے جانے کی تیاری کرنے لگے، اور جب شہر لائے تب امی کو خبر ہوئی کہ انہوں نے ان سے دوسری شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی ستارہ بیگم تھیں، جنہوں نے میری ماں کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تب ان کی ایک بڑی بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی نے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود امی کو اپنے پاس رکھا اور انہیں وہی محبت توجہ دی جو وہ ستارہ بیگم کو دیتے تھے۔ جس دن میں پیدا ہوا امی اسی دن چل بسیں۔ پاپا کے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ مما نے امی اور ابو کی شادی کو قبول نہ کیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے ناجائز قرار دیا۔ ادھر پاپا پریشان تھے، انہوں نے میرے لیے آیا رکھنا چاہی تھی، لیکن مما کی چھوٹی بہن جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنی بڑی بہن ستارہ بیگم کے پاس رہ رہی تھیں، انہوں نے پاپا کو آیا رکھنے نہ دی اور مجھے اپنی گود میں لے لیا، اور یہیں سے میں ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گھر کے سب بچے انہیں خالہ جانی کہتے تھے، میں بھی انہیں خالہ جانی ہی کہنے لگا۔ وہ بہت اچھی تھیں، دوسروں کا بہت خیال رکھتی تھیں، ہر ایک سے محبت کرتی تھیں۔ ان کی محبت دیکھ کر میں بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ مما کو میرے ساتھ وہی سوتیلا رویہ تھا، انہوں نے میرے ساتھ وہی ظلم کیا جو سوتیلی ماں روا رکھتی ہے۔ میرے دوسرے بہن بھائی بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی مجھے ذلیل کرنے لگے۔ جو بھی تھا وہ میرے بہن بھائی تھے، مجھے ان کے ساتھ مل جل کر رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ سب سے بڑی بہن مومنہ تھی جو دل کی اچھی تھی۔ مومنہ سے چھوٹا ارتضیٰ تھا اور پھر مجتبیٰ اور ایمان۔ ان تینوں کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ نور سب سے چھوٹی تھی جسے مجھے بہت محبت تھی، اور وہ ارتضیٰ مجتبیٰ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ مومنہ اگر مجھے پسند نہیں تو ناپسند بھی نہیں کرتی تھی، جبکہ ایمان بہت سخت جھگڑالو اور جنونی قسم کی لڑکی تھی۔ اگر کبھی میں اس کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا دیتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے گھر سے وحشت محسوس ہونے لگی، مجھے اپنے ہی گھر میں یوں جانوروں کی طرح رہنا گراں گزرنے لگا۔ میں نے یہ اظہار اپنے پاپا سے بھی کر دیا، لیکن انہوں نے کب میری حمایت کی تھی جو اس وقت میرا ساتھ دیتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بے بس ثابت کر دیا۔ خالہ نے ماں بن کر دکھایا اور ہر مشکل مقام پر ساتھ دیا۔ میری ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو انہوں نے کافی حد تک جوڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اتنی کامیاب نہ ہو سکیں کیونکہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا، ایک نحیف کمزور لاغر سا لڑکا۔ میں بہت حساس تھا، دوسروں کے دکھ درد پر تڑپ اٹھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دن کٹتے رہے، پاپا نے مجھے لکھایا پڑھایا اور اپنے بزنس میں شامل کر لیا، جس کی مما اور میرے بہن بھائیوں نے بہت مخالفت کی، لیکن یہاں پاپا نے کسی کی نہ سنی۔ لیکن میں اس مقام پر خوش ہونے کے بجائے اور اداس ہو گیا کیونکہ انہی دنوں خالہ اماں کی شادی ہو گئی تھی ماہا کے ابو سے۔ اب میں کسے اپنے دل کی حالت بیان کر سکتا تھا۔ ایک دن میں بہت اداس تھا، گھر میں جو مما پاپا کی جنگ جاری تھی اس سے بہت گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر ارتضیٰ نے اس دن میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا کہ میں نے غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی تھا اس لیے گھر میں اس بات کو بہت اچھالا گیا۔ مما مجھے گھر سے نکالنے پر بضد تھیں، لیکن پاپا میرے حق میں تھے۔ میرے سب بہن بھائی مما کی طرف تھے سوائے نور کے۔ اس دن ہمارے گھر میں بہت بڑا طوفان اٹھا تھا اور پاپا نے غصے میں آ کر یہ گھر میرے نام کر دیا، لیکن اس کے بارے میں میرے علاوہ کسی کو نہ بتایا۔ میں نے پاپا کو منع کرنا اور روکنا چاہا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں خالہ اماں کو بتا کر بھی بہت پریشان اور اداس تھا۔ ارتضیٰ اور مجتبیٰ مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتے، جب میں پاس جاتا منہ پھیر لیتے۔ بہنوں کا بھی یہی رویہ تھا۔ نور کو بھی انہوں نے ورغلا رکھا تھا، اسے پھر بھی میں نے راضی کر لیا، لیکن وہ چاروں بری طرح مجھ سے متنفر ہو چکے تھے۔ گھر میں اتنی ٹینشن تھی کہ میں کہیں دور بھاگ جانے کا سوچنے لگا، لیکن اس پر عمل نہ کر سکا۔ ایک دن میں شام کو سمندر پر چلا آیا۔ مسٹر، کیا ڈوب مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھی اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ سرمئی کپڑوں پر سرمئی سویٹر اور سرمئی شال لپیٹے وہ اپنی گہری سیاہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے وہ اسی خوبصورت سہانی شام کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میں اپنی دھڑکنوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ حالانکہ میرے ساتھ یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی لڑکی مجھے اتنی خاص لگی تھی۔ کیا آپ گونگے بھی ہیں؟ مجھے چپ دیکھ کر اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی کلائی میں پڑی سفید چوڑیاں چھنک اٹھیں۔ میں نے پھر چونک کر اسے دیکھا تو وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں، اچانک میرے لبوں سے نکلا تھا۔ اس بار وہ چونکی تھی۔ شکر ہے بولتے ہیں، کہتے ہی وہ ہنس پڑی تو میں اس کے چمکتے دانتوں میں ہی کھوسا گیا۔ اس نے ایک بار پھر میرے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ کہاں کھو جاتے ہیں آپ؟ میرے ایک بار پھر چونکنے پر کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ میں نے آپ سے آپ کی پریشانی پوچھی ہے جناب، اور آپ ہیں کہ الٹا مجھے پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو میری اصل پریشانی آپ ہیں۔ میں بہت صدمے سے اس نے انگلی کی مدد سے اپنی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
ए मिस्टर, मुँह संभाल के, माहीन के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा, उसने घुरते हुए मुझे वार्न किया था। तो आपको माहीन कहते हैं? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बाय द वे, आपका नाम क्या है और इस वक्त मैं आपके लिए असल परेशानी क्यों हूँ? वजाहत करें। वजाहत करेंगे? अब की बार वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। मुस्तफ़ा कहते हैं मुझे। मैंने एक गहरा सांस लिया। और मेरी असल परेशानी ये है कि आप कितना कम बोल रही हैं। मेरे खफीफ से तंज पर वो एक बार फिर खिलखिलाई। दरअसल मुस्तफ़ा साहब, अगर मैं कुछ देर बोलूँ ना तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे साथ मेरी स्टूपिड कज़न आई हुई है, वो तो चली गई अपने फियांसी के साथ और यहाँ मुझे अकेला छोड़ गई। अब आप ही बताएं, मैं इस समंदर से क्या बातें करूँ? वो निहायत फिक्रमंदी से मुझसे मशवरा चाह रही थी। आप मुझसे बातें करें। मेरा जवाब मेरे लिए भी गैर मुतवक्को था, इसीलिए तो आपकी तरफ आई हूँ। आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर करें। मैं तो अपनी परेशानी वाज़ेह कर चुकी हूँ। वो जो भी थी, लेकिन मुझे अजनबी ना लग रही थी। ना जाने क्यों मैं अपनी आदत के बरखिलाफ उसे इधर उधर की ढेरों बातें कर गया। वो भी बड़ी दिलचस्पी से मुझे सुनती रही और खुद पटर पटर बोलती रही। मेरी कज़न आ गई। मिलिक जी अंधेरे में भी उसे अपनी कज़न नज़र आ गई तो मैं एकदम से उसके चले जाने से उदास सा हो गया। आप इतनी परेशानी में यहाँ क्यों थे? ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। वो एक बार फिर मेरी तरफ पलटी तो मेरे लबों पर उदास मुस्कुराहट खिल गई। कल बताऊंगा, अगर आप दोबारा यहाँ कल आएँ तो। मैंने एक आस से कहा। क्यों नहीं, मैं कल यहाँ आपसे पहले मौजूद होंगी। वो तो पहले ही तैयार थी। हंसी मुस्कुराती हुई मुझसे इजाज़त लेकर चली गई और हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे अपने घर लौटना अच्छा लगा। मुझे अपना कमरा प्यारा लगने लगा। दूसरे दिन वो फिर मुझसे मिली और हमारा ये मिलना मिलाना तवील होता चला गया। वो शोख व चंचल लापरवासी लड़की थी, लेकिन उसका दिल कितना हसास था। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी और मैं उसकी कुर्बत में जैसे अपना आप भूल गया। अगर कोई परेशानी होती, कोई मुश्किल नज़र आती या मैं उदास होता तो अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर उदासी उसके हवाले कर देता और वो मिनटों में मुझे संभाल लेती। हम दोनों शाम को ज़रूर मिलते थे। उसके अलावा एक दूसरे को SMS करना, मेल भेजना, लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स करना, हर ख़ास मौका पर एक दूसरे को कार्ड, फूल और गिफ्ट भेजना हमारा मामूल बनता चला गया। वो ज़िंदगी जो मुझे मौत से भी बदतर लग रही थी, अब वही ज़िंदगी मुझे सबसे प्यारी लग रही थी। काश माही तुम मुझे पहले मिल जाती। ना जाने दिन में मैं कितनी बार इस ख्वाहिश का उसके सामने इजहार करता था और वो मासूमियत से हंस देती और कहती, अफसोस, अब क्या हो सकता है। उस दिन मैं घर लौटा तो हॉल में नूर और उसकी कोई फ्रेंड बैठी हुई थी। मैं उसकी इस दोस्त से वाकिफ़ था। वो नूर के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी और उसका नाम रबिया था। मैं जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, रबिया मुझे देखकर चौंक गई और फिर खड़े होकर मुझे सलाम किया। काश आज मैं कुछ और भी मांग लेती। मेरे सलाम के जवाब में उसने आहिस्ता से कहा था, या शायद मुझे ही सुनाया था। मैं नासमझी से उसे देखने लगा, लेकिन वो मेरी तरफ से रुख फेर कर नूर से बातें करने लगी और फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि मैं जब भी घर आता वो पहले से ही हमारे घर में मौजूद होती और मुझे देखकर उसके चेहरे पर बहुत से रंग खिल जाते और तब मैं ठटक जाता। ना जाने क्यों मैं उसकी हर नज़र पर ठटकता ज़रूर था, वो भी इसलिए कि वो मेरे सामने नुमायाँ होने की बहुत कोशिश करती थी, जानबूझकर मुझसे बातें करती थी, चाहे ईमान और मोमना को बुरा ही क्यों ना लगे। लेकिन मैं वक्त के साथ साथ उसकी ख़ास नज़र को समझता चला गया और फिर यह ख़ास नज़र एक दिन खुलकर मेरे सामने आ गई। इर्तिज़ा की शादी के मौका पर वो भी आई थी। हर रस्म में नूर वगैरह के साथ साथ रही, लेकिन मेरे आगे पीछे मंडलाना जैसे उसने अपना फ़र्ज़ जान रखा था। मैं झुंझलाकर वहाँ से हट गया जहाँ वो मेरे गिर्द चक्कर पर चक्कर लगा रही थी और फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ा जहाँ जहाँ वो पाई जाती। मुस्तफ़ा, आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। वलीमे वाले रोज़ वो मेरे करीब आकर शिकवा आमेज़ लहजे में बोली थी। मैं वहाँ से भी हटना चाहता था, लेकिन उसने कमाल जुर्रत से मेरा हाथ पकड़ लिया। जितनी जुर्रत का मुजाहरा करके उसने मेरा हाथ पकड़ा था, अब उतनी ही जुर्रत से उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। मैं उसकी इस जुर्रत पर हक्का बक्का रह गया और जब होश आया तो जी चाहो उसे थप्पड़ मार दो। सॉरी, मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा। आप मेरी बहन की दोस्त हैं, दोस्त ही रहें। मैं झटके से हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया और वो एक दिन फिर मेरे सामने थी। क्या कोई और है जो मुझसे बढ़कर है? हाँ, मैंने पसोपेश से काम नहीं लिया था और ना उसे कोई उम्मीद थमाई थी, इसलिए उसे आगाह कर दिया और फिर वो मेरा जवाब सुनकर वहाँ रुकी नहीं थी। पता नहीं क्यों इस वाक़े के बारे में मैंने माहीन को कुछ ना बताया। इर्तिज़ा की शादी के बाद मम्मा मोमना की शादी भी करना चाहती थीं। मेरा एक दोस्त था वहाब, उसने मोमना को किसी तकरीब में देखा था। एक दिन उसकी अम्मी उसका प्रपोज़ल लेकर हमारे घर आ गई, क्योंकि मम्मा वहाब से वाकिफ़ थीं और जानती थीं कि वो मेरा दोस्त है। इसी बात को उन्होंने लेकर वो तूफ़ान उठाया कि मम्मा ने अगले पिछले सब हिसाब बराबर कर दिए। मम्मा को तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता जब इर्तिज़ा और मुत्तबा ने वही सलूक मेरे साथ करना चाहा जो मम्मा मेरे साथ कर रही थीं, तब मैंने अपने हवास पर काबू ना रख सका और इन दोनों से झगड़ पड़ा। मामला हाथापाई तक बढ़ गया। हम तीनों भाइयों में एक बार फिर ठन गई। ना वो मेरी शक्ल देखने के रवादार थे और ना मैं। और ठीक 2 दिन बाद मोमना ने मम्मा पापा की इजाज़त के बगैर अपने किसी दोस्त से शादी कर ली और घर में सिर्फ फ़ोन पर इत्तला दी। मोमना के इस फेल को भी
घर वालों ने मेरे खाते में डाल दिया। अभी ये मसला इतना दबा ना था कि घर में मुज्तबा ने अपनी शादी का शोशा छोड़ दिया। मुज्तबा रबिया से शादी करना चाहता था। सब ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और रबिया ब्याह कर हमारे घर आ गई। मैं जानबूझकर उसका सामना करने से कुतराता रहा, लेकिन शादी के 15-16 दिन बाद मुज्तबा ने मेरे सर पर जैसे एक धमाका कर दिया। मैं अभी अभी दफ्तर से लौटा था और शावर लेकर बाहर निकला ही था कि मुज्तबा को अपने कमरे के वस्त में खड़ा पाया। मैं हैरान सा उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले मैं कुछ कहता वो खुद ही बोल पड़ा, मुस्तफ़ा बेहतर होगा जो ठिकाना कहीं और कर लो। उसका अंदाज धमकी देने वाला था। क्यों? क्यों का क्या मतलब? आप खूब जानते हैं। मैं समझा नहीं। मुज्तबा तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वाकई कुछ ना समझा था। ये आप रबिया पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं? उसने निहायत चुभते अंदाज में मुझसे सवाल किया था, जिस पर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि जब से रबिया यहाँ ब्याह कर आई थी मेरा कम अज़ कम 2 मरतबा उससे सामना हुआ था। और हाँ, अभी कुछ देर कबल मैंने किचन में उससे पानी लेकर पिया था। उसके साथ नूर और ईमान भी थी। मैंने नूर से पानी मांगा था, लेकिन मुझे रबिया ने पानी दिया, जिसका मैंने तो कोई नोटिस नहीं लिया। अलबत्ता ईमान को मैंने अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखा था, और शायद उसी ने ही मुत्तबा को वहम में डाला था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा जी चाहा उसे ज़ोर का एक थप्पड़ लगा दूँ कि दोबारा ऐसी बात ना करे। ये बकवास नहीं, आप वाकई मुझे बहुत गलीज़ नज़रों से देखते हैं। रबिया जो शायद बाहर खड़ी सुन रही थी, अब अंदर आकर झट उसने मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम धर दिया। उसकी इस दीदा दलेरी पर मैं हैरान रह गया, और उसके बोलने पर उसका शौहर भी भड़क उठा। मैंने सफाई पेश करनी चाहिए, लेकिन किसी ने कब मेरी सुनी थी जो आप अब सुन लेते। वो मुझे धमकियां देता अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर चला गया। मैं सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गया, और फिर जब मम्मा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने बात को बढ़ाना अपना फ़र्ज़ समझा। घर वाले मुझे घर छोड़ने पर मजबूर करने लगे। मुझे घर वालों की तरफ से बहुत ज़हनी अजियत मिल रही थी। मेरा जी चाह रहा था मैं सचमुच घर छोड़ दूं, लेकिन इस मौका पर भी माहिन ने मेरा साथ दिया और हर मुमकिन तरीके से मुझे ज़हनी अजियत से निकालना चाहा। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार था कि जब भी मैंने कोई तकलीफ़ महसूस की वो इस तकलीफ़ के दर्द अपने सीने में ले लेती और मुझे हल्का फुल्का कर देती। इसलिए अब मैंने उसे हमेशा के लिए अपने करीब कर लेना चाहा था। मैं पापा को उसके घर ले गया और हमारी शादी तय हो गई। मम्मा एक बार फिर बिपर उठी और हर वक्त ताने तिशने देना उनका मामूल बन गया, पर मैं इनको नज़रअंदाज करने लगा था। मुड़कर कभी इन्हें जवाब ना देता। वो ताने देती रहती, लेकिन मैं सुनकर भी खामोशी से आगे बढ़ जाता। इन्हीं दिनों इर्तज़ा और ईमान के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि इर्तज़ा ने ईमान को किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। झगड़े के ठीक 3 दिन बाद वो रात को घर वापस ना लौटी और उस लड़के से शादी कर ली। मैंने अपने तईं इस लड़के के बारे में मालूमात लेना चाहिए थी, और फिर मुझे पता चला वो हमारे ही ऑफिस में काम करता था। उसका नाम अरसल बट था, रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता था। मैं ज़ाती तौर पर भी उसको जानता था, क्योंकि वो माहीन की कज़न का मंगेतर था। उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। मैंने कई बार उसे लड़कियों के साथ देखा था। बातों बातों में उसे समझाना भी चाहा था, लेकिन वो हंस देता। ये तो ईमान के घर छोड़ने के 3 दिन बाद हमें पता चला कि उसका ताल्लुक़ किसी एजेंसी से था। जब उसने 2 लड़कियों को शारजा सप्लाई किया तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि वो दोनों लड़कियां, जिनमें ईमान भी थी, शारजा पहुंच चुकी थीं और अरसल अभी यहीं था। इसलिए कोई ख़ास सबूत ना मिलने पर वो जल्द ही रिहा हो गया। और उधर शारजा में पहले ही दिन कई औरतों के साथ ईमान भी पकड़ी गई। उधर मम्मा को हार्ट अटैक हो गया। वो अस्पताल में थी कि मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैंने शादी मुलतवी करनी चाहिए थी, लेकिन माहीन के अब्बू बहुत बीमार थे और चाहते थे कि फ़ौरन से पेशतर ये शादी हो जाए। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन इर्तज़ा घर छोड़कर लंदन चला गया। उसकी बीवी और एक बेटा उसके साथ थे। वो नाराज़ होकर परदेश जा बैठा था और कह रहा था कि मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। मेरे निकाह के वक्त मेरे साथ सिर्फ मेरे पापा थे। मम्मा सुबह ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई थी, लेकिन मेरे साथ जाना उन्होंने ज़रूरी ना समझा। मुत्तबा भी घर में मुंह छुपाए बैठा था। शायद उसे भी अभी तक ये पता ना चला था कि मैंने और पापा ने अपने असर-शौक़ इस्तेमाल करके ईमान को वहाँ से छुड़ा लिया था, और अब वो अस्पताल में एडमिट थी, क्योंकि उसे अपने सामान से अरसल की तरफ से तलाक के कागजात मिले थे, जो उसने उसे एयरपोर्ट पर ही दे दिए थे, और कहा था कि वो शारजा जाकर इन पेपर्स को देखे। दर पर उस पर क़यामतें टूटीं, इसलिए वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और अस्पताल में एडमिट थी। मैं जब माहीन को लेकर घर आया तो हमारा घर सुनसान पड़ा था। घर में सिर्फ रबिया थी। उसने बताया कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। नूर और मुत्तबा इन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। वजह पूछी तो उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जिस पर मैं ठटक गया। मैं माहीन को अपने बेडरूम में छोड़कर उसके पीछे उसके कमरे में आया। क्या वजह है रबिया? आज मम्मा की तबीयत फिर? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? पहले मैं दरवाजे में खड़ा था, लेकिन इतनी परेशानी में मैं कुछ समझ ही ना सका और 2 कदम आगे बढ़ाए। ये घर आपने अपने नाम करा लिया। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता वो बोल पड़ी, अभी कुछ देर कबल मम्मा
और पापा के दरमियान झगड़ा हुआ है। मम्मा कह रही थी कि वो आपको इस घर में अपनी बीवी के साथ घुसने ना देंगी। बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन मैं ज़हनी दबाव की वजह से उधर कोई तवज्जो ही ना दे सका। लेकिन पापा कह रहे थे। रबिया ने गैर महसूस तरीके से मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया, जो मैं महसूस ना कर सका कि उन्होंने ये घर आपके नाम कर दिया है। ये घर अब सिर्फ मुस्तफ़ा का है। उसने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं दरवाजे के पार उभरती चाप भी ना सुन सका। यही वजह थी मम्मा पापा के झगड़े की। वो पीछे मुड़ी और तेज़ी से लाइट ऑफ कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला था। रबिया मुज्तबा की आवाज़ ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मुज्तबा देखें इन्हें। अंधेरे में रबिया की रुंधी हुई आवाज़ निकली। मैं हरासा नज़रों से अंधेरे में उसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र ना आई। मुज्तबा ने लाइट ऑन कर दी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेड पर एक जानिब गिरी हुई थी, दुपट्टा नीचे पड़ा था। बेड की चादर भी उसने तेज़ी से ख़राब की थी। कुछ देर कबल जो लिपस्टिक उसके होंठों पर सजी थी, अब उसने हाथ मारकर बाएं गाल की तरफ खींच दी थी। बाल शायद उसके पहले ही खुले हुए थे। बेगैरत बेशरम मुज्तबा मुझ पर चीते की तरह झपटा था और मुझ पर लातों घूसों की बरसात कर दी। रबिया बराबर रो रो कर उसे तैश दिला रही थी। बाहर से मम्मा और नूर भागी आईं और उसके पीछे मेरी शरीके हयात, पहले दिन की दुल्हन माहीन भी आई और अब दरवाजे में खड़ी फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। दिखा दी ना गंदे खून की असलियत। बेगैरत बेहया मम्मा ने भी मुत्तबा का साथ दिया और मुझे मारने पीटने लगी। मैं हक्का बक्का सा इस बहतान पर खड़ा मार खा रहा था और रोती रबिया को देख रहा था। उसे क्या देख रहा था? घर की इज्जत का ही ख्याल कर लेते। अपना आप घर की इज्जत पर ही दिखाना था ना। बेहया मम्मा हाथों के साथ बराबर जुबान भी चला रही थीं। गंदे गंदे खून का धब्बा गंदा ही होता है। मैंने सफाई पेश करना चाहिए, लेकिन मुत्तबा के मुंह से कफ उड़ रहा था। नूर, मैंने आखिरी आस पर सिर्फ नूर को देखा था, क्योंकि वही मेरा यकीन कर सकती थी। तवक्को तो नहीं थी, लेकिन ये सच है। रगों में दौड़ता खून अपना आप ज़रूर दिखाता है। आज उसने मुझे गंदा खून कह दिया था, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था, जो मुझे सिर्फ अपना लगा था, जिसको मैंने अपनी सगी बहनों की तरह चाहा था। और आज इस मुकाम पर उसने मेरा यकीन ना किया तो मैं अंदर से ढहसा गया। मैंने दरवाजे से माहीन को रोते हुए हटते देखा। माहीन, ना जाने कैसे मैंने खुद को इनके शिकंजे से छुड़ाया था और उसके पीछे भागा। माहीन, मेरा यकीन करो, ये सब झूठ है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। माहीन, यकीन करो, मुझे तलाक दो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। माहीन, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। मैंने कहा है मुझे तलाक दो, अभी और इसी वक्त। माहीन, ये सब झूठ है। जिसको चाहो मुझसे कसम ले लो। रबिया ने जानबूझकर ऐसा किया है। मैंने गिड़गड़ाकर उसकी मिन्नत की थी। मुझे नहीं पता, तुम मुझे तलाक दो। वो बैग उठाए खड़ी थी। माहीन प्लीज़, मैंने उसके हाथ से बैग लेना चाहा। मैं कहती हूँ मुस्तफ़ा, 3 लफ्ज़ बोलो वरना मैं यहीं कहीं अपनी जान दे दूँगी। माहीन, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम मुझे जानती हो ना, मैं ऐसा हूँ। जो भी है, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से इस कमरे में जाते देखा है। शुक्र है मुझे पहले ही दिन होश आ गया और मैं तुम्हारी असलियत जान गई। माहीन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बाहोशो हवास तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरे मुँह से निकला और मैं वहीं बैठ गया। 25 सितंबर को वो मुझे मिली पहली बार थी, तो ज़िंदगी की नवीद मिली। अगली 25 सितंबर को सिर्फ 5 घंटों बाद वो मुझे छोड़ गई और ज़िंदगी मुझसे रूठ गई। मैं खाना पीना सोना जागना भूल गया। मम्मा और नूर घर छोड़ गई। मुज्तबा और रबिया भी लंदन जा बसे और मैं एक बार फिर अकेला रह गया। कभी कभार खाला अम्मा आ जाती या मैं चला जाता, वरना पापा के अलावा मेरा किसी से कोई राब्ता ना रहा। मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई, क्योंकि माहीन मेरी ज़िंदगी थी और इसके बगैर इन बेनाम सांसों का साथ मुझे बहुत अजियत देता था। मुज्तबा वगैरह के लंदन जाने के बाद रबिया ने एक बार मुझे फ़ोन किया था और कहा था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मुस्तफ़ा, मैं आपसे दूर जाना चाहती थी। आप करीब होते हैं तो मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं रहता। मुज्तबा के साथ मैं बेईमानी नहीं कर सकती, इसलिए मुज्तबा को कितनी बार कहा कि वो ये घर छोड़ दें या आपको वहाँ से निकाल दें। जब कोई रास्ता नज़र ना आया तो मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। उसने बड़े आराम से माफ़ी मांग ली, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। गया वक्त वापस नहीं आ सकता था। वो वक्त गुजर चुका है। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं सवाए पापा, खाला अम्मा और तुम्हारे। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो सोते सोते चेहरे पर करब, अजियत और बेबसी का एहसास नुमाया था। जानती हो ना, जो लोग मुझे छोड़ जाएं, मैंने दोबारा इन्हें कभी बुलाया नहीं। ज़िंदगी में पहली बार किसी को बुला रहा हूँ और वो तुम हो। सुर्ख आंखों में जैसे दुनिया जहान का दर्द सिमटा हुआ था। फिर वो लब भींच कर आंखें मूंद गया। माँ ने बहुत गौर से उसके चेहरे को देखा था। उसकी रगों पे में इसकी किसी सोच की उमास थी। वो कुछ देर तो बहुत गौर से उसे देखती रही। बहुत आहिस्तगी से उसने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। माँ की आंखें बहुत खामोशी से बहने लगीं। माफ़ी की हकदार तो मैं हूँ मुस्तफ़ा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना सोचे समझे आपसे मुतनफ़िर हो गई। बिल्कुल माहीन की तरह रिएक्ट किया। ना आपसे कोई वजह पूछी, ना आपसे सफाई मांगी और नाराज़ होकर बैठ गई। बुरी हूँ ना मैं मुस्तफ़ा, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए।
थी और मांग आप रहे हैं। मुझे रोकने की कोशिश करते रहे और मैं, वो उससे आगे क्या कह सकती थी, फूट फूट कर रो पड़ी। मुस्तफ़ा खामोशी से उसे देखता रहा। क्या अब भी छोड़ के जाओगी? जा सकती हूँ मैं? उसने शाकी नज़रों से देखा। रुंधी आवाज़ में वो बोली तो मुस्तफ़ा के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मुस्तफ़ा ने उसे अपने साथ लगा लिया। वो एकदम से पीछे हट गई तो मुस्तफ़ा हैरान हुआ। अभी मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्यों? वो परेशान हुआ। हमारी शादी को कितना अरसा बीत गया। क्यों? तब से लेकर आज तक आपने मुझसे कितनी बार इज़हार मोहब्बत किया है, कितने रोमांटिक जुमले बोले हैं, याद है आपको? वो उसकी बात का कोई जवाब ना दे सका। सिर्फ एक बार सच्ची मोहब्बत का बताया है, जब मैंने तलाक का मुतालबा किया था। तब न सिर्फ लहजा शिकायती था बल्कि अंदाज भी शिकवे शिकायतों से पुर था। बेअख्तियार मुस्तफ़ा के लबों पर मुस्कुराहट उभरी जो फ़ौरन उसने छुपा ली। मेरी जान, पहले पहल इजहार इसलिए ना किया कि मुझे खदशा था एक ना एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करना चाहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ खाला अम्मा की इस बात की तस्दीक होती गई कि माहा बहुत प्यारी बच्ची है, उसे मोहब्बत करना आती है, जिससे रूठती है उसके सीने में छुप कर रोती है। उसने बहुत मोहब्बत से उसे अपने करीब किया था और अब उसके बाल संवार रहा था। खाला अम्मा ने तो ये भी कहा था कि माहा बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है, तुम्हें समेट लेगी, तुम्हें इस कदर मोहब्बत देगी कि तुम अपनी पिछली ज़िंदगी भूल जाओगे। लेकिन खाला अम्मा ने तुम्हारे हवाले से एक बात गलत कह दी थी। वो क्या? वो भी बेअख्तियार पूछ बैठी। उन्होंने कहा था कि माहा चाहे किसी से जितना भी नाराज़ हो जाए, लेकिन अगले बंदे को कभी सज़ा नहीं देती। लेकिन यार, ये बात मुझे ज़रा हज़म नहीं हुई, क्योंकि तुम तो पिछले 4-5 माह से मुझे सज़ा दिए जा रही हो। मैंने कब आपको सज़ा दी? पिछले 5 माह से एक ही कमरे में मौजूद होकर मुझे अपने से इतना दूर किए रखा है कि मैं तो ये भी भूल गया माह है कैसी। वो तो आपकी वजह से। यार, अच्छे शौहर को ऐसी सज़ा नहीं देते। आप अच्छे कब से हो गए? अभी हो जाऊंगा ना। अभी तुमसे मोहब्बत भरी बातें करूंगा, आखिर तुम्हें मनाना भी तो है, और मुझे उम्मीद है तुम फ़ौरन मान जाओगी। मान तो जाऊंगी मगर बदले भी सारे लूँगी, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात पर मुस्तफ़ा भी तमानियत से हंस दिया।